डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दिखाया गया कंटेंट सिर्फ मनोरंजन और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। ये किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना या संगठन को दर्शाने का प्रयास नहीं करता। वीडियो में उपयोग की गई सभी इमेजेस, कैरेक्टर्स और स्टोरीज उनके संबंधित मालिकों की संपत्ति हैं। हम किसी भी प्रकार के कॉपीराइट उल्लंघन का इरादा नहीं रखते। अगर आपको किसी सामग्री से कोई आपत्ति हो तो कृपया हमसे संपर्क करें, हम उसे तुरंत हटा देंगे। अध्याय 41 भोजन के बाद अधिक व्यायाम करें। नन्ही अंगूर अपनी चमकती आंखों के साथ अंदर भागी। उसके पीछे नन्हा लड्डू, नन्ही चेरी, नन्हा रसगुल्ला और रोहान देवनानी थे। नन्ही अंगूर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऋत्विक ओबरॉय और सायशा देवनानी क्या कर रहे हैं। उसने अपनी नन्ही बाहें फैलाईं और ऋत्विक ओबरॉय की ओर दौड़ी। उसने धीरे से पुकारा, पापा मुझे गले लगा लो टिल्ड टिल्ड टिल्ड। ऋत्विक ओबरॉय अजीब तरह से अपनी स्तब्धता से बाहर आए और नन्ही अंगूर को गले लगाने के लिए मुड़े। नन्ही अंगूर चारों छोटी बच्चियों में सबसे प्यारी और गोलमटोल है, लेकिन उसे पकड़ना अविश्वसनीय रूप से मुलायम लगता है। मुझे जरा भी वजन महसूस नहीं होता। उसने अपना छोटा सा चेहरा ऋत्विक ओबरॉय के चेहरे पर रगड़ा। पापा, क्या आपको आज कार पसंद आई? ऋत्विक ओबरॉय एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन नन्ही के उत्सुक भाव को देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मुझे पसंद है। सच में? छोटी अंगूर ने अपनी बहनों की तरफ देखते हुए कहा। ऋत्विक ओबरॉय को समझ नहीं आ रहा था कि छोटी बच्चियां इस तरह क्यों प्रतिक्रिया दे रही हैं। वह हंसा और छोटी अंगूर के बालों में हाथ फेरा। अंगूर की प्यारी बच्चियों, कारों की तुलना में अंकल तुम्हें सबसे बड़ा खजाना समझते हैं। छोटी अंगूर तुरंत खुश हो गई। उसने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या पापा अंगूर को चूम सकते हैं और उसे कोई छोटा सा इनाम दे सकते हैं? ऋत्विक ओबरॉय और भी हैरान हुए, लेकिन छोटी अंगूर की प्यारी सी मुस्कान देखकर उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं और उसके नन्हे से चेहरे को चूमने के लिए झुक गए। छोटी अंगूर ने खुशी से अपने नन्हे हाथों से उसके गालों को सहलाया और कहा, अंगूर कितनी खुशकिस्मत है। अब से वह पापा को हर चीज में सबसे अच्छी देगी। वह पापा के साथ मम्मी से भी ज्यादा अच्छा व्यवहार करेगी। अपनी बेटी की बातें सुनकर सायशा देवनानी ने जियाओ पाओफो और बाकियों की तरफ देखा। यकीनन उसकी नन्ही बच्चियां अपनी ठुड्डी छू रही थीं और इस बारे में सोचते हुए बहुत गंभीर लग रही थीं। सायशा देवनानी ने अंदाजा लगा लिया था, उन्होंने ऋत्विक ओबरॉय की लग्जरी कार पहुंचाने के लिए किसी का इंतजाम कर लिया था, और उनके लहजे से लगता है कि अब से वे उससे होड़ लगाने वाली हैं। सायशा देवनानी खुश भी थीं और परेशान भी। उसने सोचा था कि वह 4 नन्ही राजकुमारियों को जन्म देगी, लेकिन अब लग रहा था कि उसने एक प्यारी सी प्रतिद्वंदी को जन्म दे दिया है। ठीक है अंगूर, नीचे आ जाओ। सायशा देवनानी ने अंगूर को ऋत्विक ओबरॉय की बाहों से लेने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा, लेकिन नन्ही अंगूर ने अचानक ऋत्विक ओबरॉय को कसकर गले लगा लिया और सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मुझे पापा के गले लगना पसंद है। बात पूरी होने के बाद भी उसकी खूबसूरत आंखें कई बार इधर उधर घूमी और उसने कहा, मम्मी पापा से गले लगना चाहती हैं, वह खुद पापा को बता सकती हैं। सायशा देवनानी ने अपना माथा रगड़ा। क्या छोटी अंगूर कुछ करने की सोच रही थी? छोटी अंगूर ने अपनी मां की प्रतिक्रिया देखी और नन्हे लाडो की ओर देखा। शरारती छोटी लाडो अचानक हंस पड़ी और बोली, अंगूर, तुम पापा से सवाल नहीं कर सकते। पापा दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं, वो तुम्हें और मम्मी को एक साथ थाम सकते हैं। ऋत्विक ओबरॉय एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। छोटी लाडो क्या कर रही थी? पफ, तुम बकवास नहीं कर सकती। सायशा देवनानी के होंठ फड़फड़ाए। उनकी सबसे बड़ी बेटी ऋत्विक ओबरॉय को चकमा देने की कोशिश कर रही थी। उसकी नज़र ऋत्विक ओबरॉय की बांह पर पड़ी, जहां मजबूत सख्त मांसपेशियां एक नज़र में ही साफ कर रही थीं कि वो बहुत ताकतवर हैं। न जाने क्यों उसे थामे रखने के ख्याल ने सायशा देवनानी के दिल में एक लहर सी दौड़ा दी। हालांकि छोटी लाडो ने अपनी बात पर जोर दिया और आगे कहा, मम्मी, मैं ये सब नहीं बना रही टिल्ड टिल्ड, आपको पापा पर यकीन करना होगा। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, नन्ही लाडो फिर से ऋत्विक ओबरॉय के पास आए, अपना नन्हा सा हाथ उठाया और उनके कपड़े खींचते हुए बोली, पापा, उन्हें आप पर यकीन नहीं है, इसलिए आपको उन्हें गलत साबित करना होगा। जल्दी से मम्मी को गले लगाओ, उन्हें अपनी ताकत का एहसास दिलाओ। रोहान देवनानी तो बस चुपचाप तमाशा देखना चाहता था, लेकिन अब बात हाथ से निकल गई है। क्या वो ऋत्विक ओबरॉय की ताकत देख पाएगा? उसे अपना फोन तैयार रखना होगा ताकि वो हर एंगल से तस्वीरें ले सके। अपनी बुआ के साथ ये क्लासिक सीन देखना मत भूलना। ऋत्विक ओबरॉय पहले तो नन्ही लाडो के साथ नहीं जाना चाहता था, लेकिन किसे पता था कि बाकी नन्हे बच्चे भी आ जाएंगे। नन्ही चेरी ने अपने हाथों को मुट्ठी में भींचा, उन्हें अपने सामने रखा। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने प्यार से कहा, पापा, मैं भी आपको मम्मी और ग्रेप को पकड़े हुए देखना चाहती हूँ। नन्ही रसगुल्ले ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और बोली, पापा, बस एक बार देखने दो, वादा है। हम मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे। ये चारों प्यारी प्यारी बच्चियां प्यारी प्यारी हरकतें करती रहीं। ऋत्विक ओबरॉय भला कैसे मना कर सकते थे? खैर, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारी मम्मी को सुविधा हो या न हो।
मम्मी, आप तो हमेशा से ही बहुत सुविधाजनक रही हैं, है ना? नन्ही लाडो ने सायशा देवनानी की तरफ जोर से आंखें झपकाईं। मम्मी, मैं आपकी मदद करने के लिए इतनी दूर तक आ चुकी हूँ। अगर अब भी नहीं पकड़ पाई तो बहुत शर्मिंदा हो जाओगी। सायशा देवनानी अपनी बेटी के मन की बात समझ गईं। उनका चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन उन्होंने शांत होने का नाटक किया और ऋत्विक ओबरॉय की तरफ देखते हुए शांति से कहा, तो फिर एक बार कोशिश करके देखते हैं। मुझे माफ करना, आपको बुरा लगा, ऋत्विक ओबरॉय सायशा देवनानी की तरफ बढ़ते हुए बोले। उन्होंने एक हाथ में ज़ियाओपुटाओ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से सायशा देवनानी को सहारा दे रहे थे। सायशा देवनानी ने ऋत्विक ओबरॉय के गले में अपनी बाहें डाल दी और ऋत्विक ओबरॉय ने उन्हें अपनी दूसरी बाह में कसकर पकड़ रखा था। इस पल रूहान देवनानी तूफान जैसी दहाड़ने ही वाला था। उफ, मैं इतना भर गया हूं कि फट जाऊंगा। ऋत्विक ओबरॉय इतने शक्तिशाली क्यों हैं कि वह अपनी मौसी और छोटी अंगूर दोनों को एक साथ बिना किसी अटपटेपन के पकड़ सकते हैं। असल बात यह है कि वह कुछ हद तक ईर्ष्यालु थे और ऋत्विक ओबरॉय जितना शक्तिशाली बनना चाहते थे। सायशा देवनानी पहले तो बिल्कुल शांत थीं, लेकिन जैसे ही ऋत्विक ओबरॉय ने उन्हें गले लगाया, उनका चेहरा लाल होने लगा। ऋत्विक ओबरॉय ने उनकी प्रतिक्रिया देखी और थोड़ी चिंता के साथ कहा, सायशा देवनानी, क्या तुम ठीक हो? मम्मी ठीक हैं। मम्मी को पापा ने पकड़ रखा था और उन्होंने उनकी ताकत महसूस की। वह उनसे बहुत प्रभावित थीं और उन्हें और भी ज्यादा प्यार करती थीं। छोटी अंगूर ने कहा। सायशा देवनानी का चेहरा और भी लाल हो गया। उन्होंने असहाय भाव से छोटी अंगूर को देखा और कहा, बेटी, तुम सच में मम्मी की सबसे अच्छी साथी हो। हालांकि ऋत्विक ओबरॉय को याद आया कि सायशा देवनानी अभी अभी नहाकर आई हैं और उन्होंने अपने कपड़े नहीं बदले हैं, इसलिए उन्हें चिंता हुई कि कहीं ऐसे कपड़े पहनने से उन्हें सर्दी न लग जाए, और उन्होंने उन्हें नीचे उतार दिया। सायशा देवनानी, जाओ अपने कपड़े बदल लो। सायशा देवनानी ने सिर हिलाया। वह सचमुच ऋत्विक ओबरॉय और बच्चों के सामने ऐसी नहीं दिखना चाहती थी। रात के खाने के समय रूहान देवनानी और छोटी बच्चियों ने मिलकर सूप बनाया। जब ऋत्विक ओबरॉय ने समुद्री खीरे, गोजी बेरी और कुछ ऐसी चीजें देखी जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं खाया था, लेकिन जिन्हें पारंपरिक चीनी चिकित्सा में किडनी टॉनिक माना जाता है, तो उनके होंठ फड़क उठे। रूहान देवनानी, आज तुम रसोई में क्या बना रही हो? ऋत्विक ओबरॉय ने पूछा। रूहान देवनानी ने सिर हिलाया और बहुत गंभीरता से कहा, हाँ, हमारे शेफ को स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के बारे में बहुत जानकारी है। नन्ही अंगूरी बोली, भाई रूहान ने कहा था कि मर्दों को ज्यादा पोषण चाहिए ताकि वो संभोग कर सकें। उसकी बात पूरी होने से पहले ही रूहान देवनानी ने ज़ियाओपुतो का मुंह बंद कर दिया और फिर सायशा देवनानी की पैनी नजरों का सामना किया। वह मुस्कुराई और बोली, ग्रेप बेबी तो मजाक कर रही थी। वो तो बस बच्ची है, उसे कुछ नहीं आता। इतना कहकर उसने जल्दी से ऋत्विक ओबरॉय की प्लेट में थोड़ा खाना रख दिया। ऋत्विक ओबरॉय उस ऊंची प्लेट को घूर रहे थे, उनके होंठ जोर से फड़क रहे थे। रूहान देवनानी, बस हो गया। होने वाले चाचा जी, बस। कोई आदमी आसानी से कैसे कह सकता है कि उसका काम हो गया? ऋत्विक ओबरॉय। खाने के बाद रूहान देवनानी ने अचानक ऋत्विक ओबरॉय को देखा। होने वाले चाचा जी, क्या आपको नहीं लगता? ऋत्विक ओबरॉय ने उन्हें शक भरी नजरों से देखा। क्या लगता है? खाने के बाद थोड़ी सी कसरत भगवान बनने से बेहतर है। रूहान देवनानी ने भौहें चढ़ाईं, फिर जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। ऋत्विक ओबरॉय ने डिब्बे को गौर से देखा और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। रूहान देवनानी, साले। चैप्टर 42 कैसा रहेगा अंकल? अच्छा अंकल, मुझे पता था कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। रूहान देवनानी ने शरारत से मुस्कुराते हुए डिब्बा ऋत्विक ओबरॉय की जेब में ठूंस दिया। ऋत्विक ओबरॉय ने डिब्बा निकाला, उसे मोड़ा और कूड़ेदान में फेंक दिया। क्या मैं तुम्हें नकली लग रहा हूँ? ऋत्विक ओबरॉय झुंझलाकर हंस पड़े। इतने सालों में उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, क्योंकि उनमें कुछ मानसिक तीक्ष्णता है, और मनोरंजन जगत की ज्यादातर लड़कियां मशहूर होने के लिए शुगर डैडीज के पास रहती हैं। उन्हें लड़कियों का अपने पार्टनर को धोखा देना और किसी और की दीवानी बनना पसंद नहीं था। लेकिन वो एक सामान्य, जोशीले इंसान हैं, उन्हें ऐसी किसी चीज की जरूरत कब पड़ी? मुझे बस इस बात की चिंता है कि मेरी चाची हठी और दबंग हैं और एक असली शैतान है, और तुम उन्हें एक बार में संभाल नहीं पाओगे। रूहान देवनानी ने गंभीरता से सलाह दी। मेरी मौसी ऐसी औरत है जिन्हें ताकतवरों से जीतना पसंद है। अगर आप बिस्तर में उन्हें तुरंत नहीं वश में कर सकते, तो आप आसानी से उनके द्वारा कुचले और नियंत्रित किए जाएंगे। तुम्हारी मौसी और मेरे बीच ऐसा रिश्ता नहीं है, ऋत्विक ओबरॉय ने समझाया। और सच्चे प्यार और शादी के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो आपको समझे और आपके साथ जीवन बिताने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हो। रूहान देवनानी दंग रह गए, और अचानक उनके मन में ऋत्विक ओबरॉय के लिए प्रशंसा का भाव आ गया। वे दोनों पुरुष हैं, तो ऋत्विक ओबरॉय की समझ का स्तर उनसे ज्यादा क्यों है? अचानक 4 छोटी बच्चियां आलीशान खिलौनों को गले लगाए सायशा देवनानी के सामने आ खड़ी हुईं।
नन्ही लाडो, मम्मी, औरतों को देर तक नहीं जागना चाहिए, यह उनकी सेहत के लिए बुरा है। नन्ही चेरी ने गंभीरता से सिर हिलाया, मैंने पहले ही हिसाब लगा लिया है, आज रात हमारे पूरे परिवार के साथ समय बिताने का सबसे सही समय है। नन्ही अंगूरी, मम्मी, जल्दी से अपने सबसे सेक्सी पजामा पहन लो, चलो पापा के साथ सो जाते हैं। नन्ही रसगुल्ला कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे से साफ जाहिर था, मम्मी, हमने ये सब आपकी मदद के लिए किया है। सायशा देवनानी समझ गईं कि उनकी बेटियां उन्हें साथ रहने में मदद करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें याद आया कि उन्होंने अभी अभी ऋत्विक ओबरॉय से कहा था कि वह उन्हें साथ रहने के लिए मजबूर नहीं करेंगी। क्या अब उनका एक ही बिस्तर पर सोना अनुचित होगा? लेकिन इससे पहले कि सायशा देवनानी अपनी बेटियों को मनाने का कोई बहाना बना पाती, नन्ही बेटियां बिस्तर पर कूद पड़ीं और चादरें और कंबल बदलने लगीं। तभी नन्ही अंगूरी ने ऋत्विक ओबरॉय को बुलाया और बहुत ही दयनीय स्वर में कहा, वाह पापा। अंगूरी थोड़ी डरी हुई है, वो चाहती है कि पापा और मम्मी उसे कहानियां सुनाएं ताकि वो सो जाए। ऋत्विक ओबरॉय रूहान देवनानी से कह रहे थे कि उन्हें ये सब नहीं चाहिए, तभी जियाओ पुताओ ने आवाज दी, उसकी आवाज आंसुओं से कांप रही थी। ऋत्विक ओबरॉय नन्हे अंगूर के बारे में चिंतित थे, इसलिए उन्होंने रूहान देवनानी के कंधे पर थपथपाया और कहा, ठीक है, मैं ऊपर जाकर अंगूर का ध्यान रखूंगा, तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। लेकिन रूहान देवनानी ने जल्दी से एक छोटी सी चीज ऋत्विक ओबरॉय की जेब में डाल दी। ऋत्विक ओबरॉय के कुछ कहने का इंतजार किए बिना वह पहले ही खिसक कर दूर भाग गया। जैसे ही ऋत्विक ओबरॉय ऊपर गए, उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला। जब वह मास्टर बेडरूम के दरवाजे के बाहर खड़े हुए, तो उन्होंने साफ देखा कि रूहान देवनानी ने उन्हें क्या दिया था। वह अल्ट्रा थिन ड्यूरेक्स कॉन्डोम का एक डिब्बा निकला। ऋत्विक ओबरॉय अवाक रह गए, उन्हें वाकई रूहान देवनानी को ज्यादा नहीं आंकना चाहिए था। कितना घटिया साथी है। ऋत्विक ओबरॉय के लिए चीजें और भी अजीब हो गईं, जब सायशा देवनानी ने कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि ऋत्विक ओबरॉय क्या पकड़े हुए हैं। सायशा देवनानी हक्की बक्की रह गईं। ऋत्विक ओबरॉय ने मानो गरम आलू फेंक दिया हो और जो कुछ भी उनके हाथ में था उसे झट से फेंक दिया। फिर उन्होंने 2 बार खांसते हुए समझाया, अगर मैं कहूं कि यह चीज मेरी नहीं है, तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी? सायशा देवनानी ने सिर हिलाया, मुझे यकीन है। आखिरकार ऐसा लगता नहीं कि ऋत्विक ओबरॉय इतने बड़े आकार का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं पहले नन्ही अंगूर को देखने जाऊं। ऋत्विक ओबरॉय ने राहत की सांस ली और फिर मानो भागते हुए नन्ही अंगूर को ढूंढने के लिए अंदर भागे। तभी मैंने देखा कि नन्हे मुन्नों ने बिस्तर बड़े करीने से बिछाया था। बिस्तर के बीच में 2 बड़े तकिए रखे थे। क्या ये उसे सायशा देवनानी के साथ लिटाने के लिए हैं? ऋत्विक ओबरॉय ने नन्हे लाडो की तरफ देखा। नन्हे लाडो, बीच वाला तकिया किनारे वाले तकियों से अलग क्यों है? क्योंकि आज हम मम्मी पापा के साथ सोना चाहते हैं, नन्हे लाडो ने समझाया। अंगूरी ने आंसुओं से कांपती आवाज में कहा, मुझे बुरे सपने सिर्फ मम्मी पापा के साथ सोने पर ही नहीं आएंगे। पापा, आप मना तो नहीं करोगे ना? छोटा सा बच्चा रोने ही वाला था, ऋत्विक ओबरॉय कैसे मना कर सकते थे? बिस्तर पर लेटे लेटे उसने देखा कि दोनों बच्चे सायशा देवनानी के बहुत करीब थे। खासकर सायशा देवनानी, जिनकी खुशबू बच्चों से अलग थी, जो थोड़ी मुश्किल थी। खुशकिस्मती से नन्हे लाडो ने एक किताब निकाली और उसे पहले कोई कहानी सुनाने को कहा, जिससे वह शर्मिंदा होने से बच गया। ऋत्विक ओबरॉय खुद से बातें करते करते सो गए। सायशा देवनानी इतनी थकी हुई थी कि आखिरकार वह ऋत्विक ओबरॉय से लिपट कर सो गईं। लेकिन दोनों बच्चे सोए नहीं थे। वे सावधानी से बिस्तर से उतरे और पहले से तैयार रिबन ढूंढे। सायशा देवनानी एक तरफ बंधी हुई थी और ऋत्विक ओबरॉय दूसरे स्थान पर थे। नन्ही लाडो शरारत से मुस्कुराई, इस तरह मम्मी और पापा को बच्चा हो जाएगा और वे फिर कभी अलग नहीं होंगे। मुझे रात भर अच्छी नींद आई। अगले दिन जब ऋत्विक ओबरॉय जागे तो उन्हें थोड़ा भारीपन महसूस हुआ। ये सोचते हुए ऋत्विक ओबरॉय की पुतलियां अचानक चौड़ी हो गईं। फिर उन्होंने गौर से देखा और पाया कि सायशा देवनानी उनके ठीक ऊपर लेटी हुई थीं। उस महिला का नाजुक सोता हुआ चेहरा थोड़ा प्यारा था, लेकिन वह एक ऑक्टोपस जैसी लग रही थीं। उन्होंने उन्हें सचमुच अपनी ओर खींच लिया। सायशा देवनानी अचानक कराह उठी और फिर अपनी आंखें खोलीं। जब उनकी नजर ऋत्विक ओबरॉय से मिली तो उन्हें अजीब लगा। अध्याय 43। वह कोई संयमी, ब्रह्मचारी और विरक्त शाही भाई नहीं है। पता। सायशा देवनानी बहुत देर तक ऋत्विक ओबरॉय का नाम नहीं ले पाईं। ऋत्विक ओबरॉय के लिए सायशा देवनानी का प्रभाव वास्तव में ज्यादा था। आखिरकार वह आमतौर पर एक शक्तिशाली और सख्त सीईओ, अलग थलग और संकोची होती हैं। लेकिन अब वह न केवल सेक्सी और परफेक्ट हैं, बल्कि उनमें स्त्रीत्व का भी स्पर्श है। दरअसल इस तरह की महिला किसी भी पुरुष में जीतने की इच्छा जगाने की सबसे ज्यादा संभावना रखती है। ऋत्विक ओबरॉय को यह चिंता सता रही थी कि कहीं वह सचमुच एक हैवान न बन जाए। जैसे ही दोनों के बीच का माहौल इतना अस्पष्ट हो गया कि सायशा देवनानी सुबह के जोश को स्वीकार करने के लिए अपनी आंखें बंद कर रही थी, रूहान देवनानी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया।
आंटी उठो, आज पारिवारिक दिन है। ये शब्द सुनते ही दोनों को तुरंत होश आ गया। अगले ही पल सायशा देवनानी ऋत्विक ओबरॉय से ऐसे छूटने की कोशिश कर रही थी मानो भाग रही हों। किसे पता था कि उन्हें बांधने वाले रिबन उन्हें फिर से पीछे खींच लेंगे। इस बार वह ऋत्विक ओबरॉय के सीने से कसकर चिपकी हुई थी। सायशा देवनानी शर्मा गईं, लेकिन शांत रहने की कोशिश करते हुए बोली, शायद मैं नींद में चल रही थी, इसलिए हमने हमें बांध दिया। माफ करना, मैंने तुम्हें शर्मिंदा कर दिया। माफी तो मुझे ही मांगनी चाहिए। ऋत्विक ओबरॉय हंसे। रोहान देवनानी अभी भी दरवाजा खटखटा रहे थे। हालांकि सायशा देवनानी ऋत्विक ओबरॉय के साथ और समय बिताना चाहती थी, उन्होंने अजीब तरह से अपना सिर नीचे कर लिया और आगे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उन्होंने सावधानी से अपने शरीर से रिबन खोला। ऋत्विक ओबरॉय ने सायशा देवनानी को बिस्तर से उठते देखा और उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, रुको। सायशा देवनानी की सांसें तेज हो गईं। रोहान देवनानी मुझे मना कर रहे हैं, वरना हमें नीचे चलना चाहिए। आगे क्या हुआ, ये कहना उनके लिए मुश्किल था। आखिरकार वह भी एक औरत हैं। पहली बार जब कोई औरत किसी मर्द के प्यार में पड़ती है तो पहली बार वह अपनी बाकी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती है। वह नहीं चाहती थी कि जिस पुरुष को वह पसंद करती है वह ये सोचे कि वह भी अन्य आकर्षक और घटिया महिलाओं की तरह ही चरित्रहीन है। ऋत्विक ओबरॉय स्वाभाविक रूप से समझ गए कि वह क्या कहना चाह रही थी, लेकिन सायशा देवनानी की खातिर उन्होंने अनभिज्ञता का नाटक किया और एक सज्जनतापूर्ण तरीके से समझाया, बाहर जाने से पहले अपने कपड़े बदल लो। ये सुनकर सायशा देवनानी तुरंत नए कपड़े लेने गईं और फिर तुरंत अपने कपड़े उतार दिए। ऋत्विक ओबरॉय हैरान थे कि सायशा देवनानी ने उनके सामने इतने सहजता से अपने कपड़े बदले। सुबह की धूप हल्के सफेद खिड़की के पर्दों से सायशा देवनानी पर पड़ रही थी। सायशा देवनानी की त्वचा इतनी गोरी थी कि वह चकाचौंध कर रही थी। ऋत्विक ओबरॉय की सांसें और भी भारी हो गईं। सायशा देवनानी, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरी परीक्षा नहीं ले रही हो? सायशा देवनानी के ब्रा पहनने के बाद उन्हें याद आया कि ऋत्विक ओबरॉय अभी भी कमरे में हैं। उसने घबराकर अपने शरीर को अपने हाथों से ढांक लिया, किसी प्यारी सी बिल्ली के बच्चे की तरह, और शर्माते हुए बोली, माफ करना, मैं भूल गई थी कि तुम अभी भी मेरे कमरे में हो, इसलिए मैंने अभी अभी अपने कपड़े बदले हैं। तुम ऋत्विक ओबरॉय ने पीठ फेरी, सिर खुजलाया और अजीब तरह से कहा, मुझे तुम्हें पहले याद दिलाना चाहिए था। हालांकि सायशा देवनानी का चेहरा लाल हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर उसे याद नहीं दिलाया गया तो कोई बात नहीं। ऋत्विक ओबरॉय, मेरे दिल में मुझे बहुत पहले ही तुम्हारी हो जाना चाहिए था, इसलिए इस शरीर को सिर्फ तुम ही देख सकते हो। अगर किसी और ने उसे पाने की हिम्मत की तो वह उसकी टांगें तोड़ देगी। अगर ऋत्विक ओबरॉय को पता चलता कि सायशा देवनानी उनके साथ बाहरी लोगों से बिल्कुल अलग व्यवहार करती हैं तो शायद उन्हें झटका लगता। हालांकि इस समय वह अभी भी सायशा देवनानी के पहले वाले हाव भाव की कल्पना कर सकते थे। यह मानना पड़ेगा कि सायशा देवनानी अभी भी कुछ हद तक आकर्षक हैं। क्षण भर के लिए ऋत्विक ओबरॉय ने यह भी सोचा कि अगर वह इस मामले को अच्छी तरह से संभालते हैं तो क्या वह उन्हें और सायशा देवनानी को एक मौका दे सकते हैं। अपने कपड़े बदलने के बाद सायशा देवनानी ऋत्विक ओबरॉय को कपड़े चुनने के लिए अपने वॉक इन कोठरी में ले गईं। ऋत्विक ओबरॉय, एक बड़े आदमी, को पहली बार कभी नहीं पता था कि उनके पास वॉक इन कोठरी भी है। 100 वर्ग मीटर के वॉक इन कोठरी में बाईं ओर शीर्ष हाउते कॉचर डिजाइनरों के नवीनतम मेन्सवियर डिजाइन प्रदर्शित हैं, जबकि दाईं ओर पुरुषों के चमड़े के जूते, स्नीकर्स और विभिन्न अवसरों के लिए विभिन्न सामग्रियों के जूते हैं। बीच में 2 10 मीटर लंबे डिस्प्ले केस हैं। एक डिस्प्ले केस घड़ियों और अन्य पुरुषों के सामान से भरा था। उनमें से एक चमड़े की बैग से भरा था। ऋत्विक ओबरॉय अविश्वास से देखते रह गए और बोले, सायशा देवनानी, क्या मुझे ये सब देना बहुत ज्यादा खर्चीला नहीं है? ये सब बेकार की बातें हैं। सायशा देवनानी ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, मुझे तुम्हें कुछ बेहतर देना चाहिए था। उसे कुछ बेहतर दो। ऋत्विक ओबरॉय को अचानक एहसास हुआ कि अगर सायशा देवनानी जैसी औरत पत्नी बने तो वह अपने पति को बिगाड़ देगी। ऋत्विक ओबरॉय, अगर तुम्हें किसी चीज से संतुष्टि नहीं है तो मुझे तुरंत बताओ। मनोरंजन जगत में दिखावे का बहुत महत्व है। सायशा देवनानी ने ऋत्विक ओबरॉय को एक और कार्ड देते हुए कहा। कार्ड पर कई पासवर्ड लिखे हैं। ऋत्विक ओबरॉय ने आश्चर्य से कोड देखे। सायशा देवनानी, इनका क्या मतलब है? ये तिजोरी का कॉम्बिनेशन है, ये विला की सुरक्षा का कॉम्बिनेशन है और ये मेरे कमरे का कॉम्बिनेशन है। यहाँ तुम्हें पूरी आज़ादी है। जब मैं आसपास न भी रहूं तब भी तुम इन पासवर्ड का इस्तेमाल करके जो चाहो पा सकते हो। सायशा देवनानी ने शांति से समझाया। ऋत्विक ओबरॉय हंसे और अचानक बोल पड़े, सायशा देवनानी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारा घर खाली कर दूंगा और सब कुछ चुरा लूंगा? तो यह मेरे परिवार के लिए सम्मान की बात है। सायशा देवनानी ने कहा। उनकी स्नेह भरी आंखें भावनाओं से भर गईं। ऋत्विक ओबरॉय ने अनकही बात भी समझ ली। वह अब भी चाहती थी कि वह उसे चुरा ले।
हालांकि सायशा देवनानी को डर लग रहा था कि वह उसे मना कर देगा, इसलिए उन्होंने कहा, आखिरकार तुम बच्चों की देखभाल में मेरी मदद करने वाले हो, इसलिए तुम मेरे उपकारकर्ता हो। अपने उपकारकर्ता के साथ अच्छा व्यवहार करना ही हम देवनानी परिवार का कर्तव्य है। तो ऋत्विक ओबरॉय, मना मत करना। ये देखकर कि वह बहुत गंभीरता से बोल रही है, ऋत्विक ओबरॉय ने खुद को समझाने के लिए इस बहाने का इस्तेमाल किया। आज ये पोशाक पहनो, ये रंग तुम पर जचता है। ये कहने के बाद सायशा देवनानी ने ऋत्विक ओबरॉय के लिए एक शर्ट निकाली। उनके हाथ में जो शर्ट थी उस पर न तो कोई टैग था और न ही किसी लग्जरी ब्रांड का लोगो। ऋत्विक ओबरॉय को लगा कि शायद यही सबसे सस्ता विकल्प है, इसलिए उन्होंने मना नहीं किया। शुक्रिया। लेकिन जब ऋत्विक ओबरॉय अपनी शर्ट बदलने वाले थे तो उन्होंने देखा कि सायशा देवनानी अभी भी वहीं थीं। सायशा देवनानी, मुझे अपने कपड़े बदलने हैं। तो क्या आप देखते ही रहेंगे? अध्याय 44। काश उस समय वह आदमी आप होते। सायशा देवनानी की नज़र ऋत्विक ओबरॉय पर पड़ी और उन्हें लगा जैसे वह अभी भी अपनी उंगलियों पर ऋत्विक ओबरॉय की मांसपेशियों की बनावट महसूस कर सकती हैं। हालांकि जब उन्होंने ऊपर देखा और ऋत्विक ओबरॉय की नज़रों से मिली तो उनका चेहरा और भी लाल हो गया। उन्होंने अपना सिर घुमाया और कहा, मैं नहा धोकर मेकअप करने जा रही हूँ। ये कहकर वह मुड़ी और डरी हुई छोटी खरगोश की तरह बाहर चली गईं। ऋत्विक ओबरॉय ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी, फिर कपड़े बदलने के लिए मुड़ा। दरअसल ऋत्विक ओबरॉय भी थोड़ा हैरान था, क्योंकि वॉक इन क्लोजेट में हर चीज उसके साइज की थी। सायशा देवनानी इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि उन्होंने इतने कम समय में ही उनकी जरूरत की हर चीज जुटा ली। ऋत्विक ओबरॉय कपड़े बदलकर बाहर निकले, जहां उनकी मुलाकात रूहान देवनानी से हुई, जो दूध पी रहे थे। ऋत्विक ओबरॉय को तारों वाले आसमान वाली लेटेस्ट डिजाइन वाली शर्ट पहने देखकर रूहान देवनानी आह भरने से खुद को नहीं रोक पाए। उनकी बुआ का सौंदर्यबोध शायद ऋत्विक ओबरॉय पर ही केंद्रित था। देखो, ऋत्विक ओबरॉय सजे धजे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एक पुरुष होने के नाते उन्हें भी लगा कि ऋत्विक ओबरॉय दिलों की धड़कन है। हालांकि अपनी बुआ की कुछ अजीब प्रतिक्रिया को याद करके वह खुद को पूछ ही बैठे, ऋत्विक ओबरॉय, आज सुबह तुमने मेरी बुआ के साथ क्या किया? उनका चेहरा कितना लाल है। क्या तुम दोनों ने कुछ अंतरंग किया था? देखो, तुम अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो। तुम तो मेरी बुआ को काम पर ले आए। तुम्हें तो उन्हें 3 दिन और 3 रात बिस्तर पर ही रखना चाहिए था। ऋत्विक ओबरॉय के होंठ फड़फड़ाए। रूहान देवनानी क्या सोच रहे थे? कंपनी चलाने का तरीका ठीक से नहीं सीखा और बस इन्हीं बातों में उलझे रहते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि देवनानी परिवार ने सायशा देवनानी को सत्ता की बागडोर सौंपी। अगर तुम्हें सच में कमजोरी लग रही है तो कल मैंने जो दवा दी थी वो ले लो। रूहान देवनानी खतरे से बेखबर बोलते रहे। ऋत्विक ओबरॉय ने उसकी गर्दन पकड़ ली, बिल्कुल अवाक, एक मर्द होकर क्या तुम्हें मर्दों की वर्जनाएं समझ नहीं आती? कौन मर्द अपनी असुरक्षा के बारे में पूछे जाने को बर्दाश्त कर सकता है? रूहान देवनानी ने गाल फुला लिए। तो कल रात तुमने ठीक से खाना नहीं खाया। ये देखकर कि उसके दिमाग में और भी अश्लील विचार आ रहे थे, ऋत्विक ओबरॉय ने बेबसी से अपना सिर थपथपाया। इन बेकार की बातों के बारे में मत सोचो, हमने कल रात कुछ नहीं किया और बच्चे भी जल्द ही आने वाले हैं। अगर तुमने फिर से कुछ भी गलत कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी मौसी से बात करके तुम्हें एक बदचलन औरत से मिलवा दूंगा। तुम्हें अभी उससे शादी करनी होगी। रूहान देवनानी घबरा गया और दोनों हाथों से अपनी छाती पकड़ ली। नहीं नहीं, मेरा सफर तारों और समंदर तक है। मैं यूं ही कब्र में नहीं जा सकता। इतना कहकर उसने आंख मारी और मुस्कुराते हुए बोला, अरे अंकल, आप मेरी मौसी से शादी कब कर रहे हैं? फिर आप मेरे बारे में सोच सकते हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जब दोनों बातें कर रहे थे सायशा देवनानी नीचे आ चुकी थी। आज सायशा देवनानी ने तारों वाले आसमान वाली ड्रेस पहनी थी, जो पहली नज़र में अपने काले रंग की वजह से थोड़ी उदास लग रही थी। लेकिन रूहान देवनानी ने बारीकियों पर ध्यान दिया। वाह, मेरी मौसी चुपके से ऋत्विक ओबरॉय के साथ मैचिंग कपड़े पहन रही हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी मौसी, जो ठंडी और अलग थलग लगती थी, अंदर से बेहद दयालु और कोमल थीं। तो हमें ऋत्विक ओबरॉय की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने अपनी बुआ का दिल जीत लिया। गुड मॉर्निंग डैडी और मम्मी। तभी चारों छोटी बच्चियां भी कमरे से बाहर आ गईं। उन्होंने खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे, वो भी तारों वाले आसमान की थीम पर। रूहान देवनानी को एहसास हुआ कि पूरे परिवार ने एक ही डिजाइन पहना हुआ है। नीले रंग का स्पोर्ट्स टॉप पहने हुए वह कुछ अजीब सा लग रहा था। अंकल, मुझे तारों वाले आसमान वाली डिजाइन वाली शर्ट चाहिए। रूहान देवनानी ने ऋत्विक ओबरॉय को तंग करना शुरू कर दिया। यह मम्मी ने पापा के लिए डिजाइन किया है, तुम इसे नहीं पहन सकते, नन्ही लाडो ने अचानक कहा। ऋत्विक ओबरॉय और रूहान देवनानी दोनों चौंक गए। ऋत्विक ओबरॉय ने सायशा देवनानी की तरफ देखा, ये तुमने डिजाइन किया है? सायशा देवनानी ने सिर हिलाया, बुरा मत मानना। ऋत्विक ओबरॉय के अंदर एक अवर्णनीय भावना उमड़ रही थी।
इससे पहले किसी ने भी उसकी इतनी परवाह नहीं की थी। और तो और, ये और भी खास बात है कि सायशा देवनानी जैसी महिला उसके लिए खुद कपड़े डिजाइन करती है। हालांकि ऋत्विक ओबरॉय को यह नहीं पता था कि इसे सिर्फ सायशा देवनानी ने डिजाइन नहीं किया था, सारी कटिंग और सिलाई भी उन्होंने खुद की थी। सायशा देवनानी के निजी स्टूडियो में अभी भी कई डिजाइन ड्राफ्ट पूरे नहीं हुए हैं। वह बस ऋत्विक ओबरॉय को हर चीज में सबसे अच्छा देना चाहती थी। बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। ऋत्विक ओबरॉय की गहरी निगाहें सायशा देवनानी के चेहरे पर पड़ीं। नन्ही लाडली ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, पापा, सिर्फ शुक्रिया कहना काफी नहीं है, मम्मी को एक किस दे दो। इन शब्दों ने दोनों को उस सुबह की मुलाकात की याद दिला दी। सायशा देवनानी का चेहरा अभी भी थोड़ा गुलाबी था। ऋत्विक ओबरॉय ने 2 बार हल्की खांसी की और बात बदलते हुए कहा, बच्चों ने नहा धो लिया, चलो साथ में नाश्ता करते हैं। चारों छोटी बच्चियों को बड़ों की बात समझ नहीं आई, वे बस ऋत्विक ओबरॉय के साथ होने से खुश थीं। रूहान देवनानी ने ऋत्विक ओबरॉय की तरफ देखा, फिर सायशा देवनानी की तरफ और अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। उफ़ उफ़, मेरी हिम्मत नहीं हुई उसे चूमने की। इसका मतलब जरूर उनके बीच कुछ चल रहा है। वह जानता था कि चूंकि उसकी मौसी ने आज इतनी देर से दरवाजा नहीं खोला, तो जरूर उनके और ऋत्विक ओबरॉय के बीच कुछ चल रहा है। नाश्ते के बाद ऋत्विक ओबरॉय और रूहान देवनानी चारों बच्चियों को किंडरगार्टन ले गए। चूंकि सायशा देवनानी को सुबह की मीटिंग के लिए जल्दी निकलना था, इसलिए उन्होंने रूहान देवनानी को ऋत्विक ओबरॉय का ड्राइवर बनाकर फिल्म के सेट पर स्क्रिप्ट पर चर्चा करने के लिए छोड़ दिया। रास्ते में रूहान देवनानी ने अचानक पूछा, ऋत्विक ओबरॉय, हम दोनों मर्द हैं, सच सच बताओ, तुम मेरी मौसी को कब पटाने वाले हो। ऋत्विक ओबरॉय के होंठ हल्के से फड़क उठे। बकवास मत करो, मेरी मौसी जैसी खूबसूरत औरत को देखकर तुम्हारा यूं ही रिएक्शन न देना नामुमकिन है, रूहान देवनानी ने कहा। फिर अचानक उसे कुछ एहसास हुआ और मौसी के चेहरे पर गंभीरता छा गई। अरे, तुम हमेशा से मेरी मौसी के साथ रहने से डरते रहे हो, क्या इसलिए कि तुम उनसे शर्मिंदा हो क्योंकि उन्होंने अपना कौमार्य खो दिया है और एक बच्चा भी है। वह एक मर्द था और वह जानता था कि कुछ मर्दों को इसकी परवाह होती है, लेकिन उस समय उसकी मौसी की स्थिति अलग थी। सच कहूं तो मेरी मौसी बहुत पारंपरिक इंसान है। अगर उनके साथ धोखा न हुआ होता तो वे कभी किसी मर्द के साथ शादी से पहले सेक्स नहीं करती। रूहान देवनानी को यह सोचकर बहुत दुख हुआ कि सायशा देवनानी वापस आने पर कैसे बेहोश हो गई थी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि उस रात उस कमीने ने उसके साथ क्या किया था। काश मैं उस कमीने से फिर कभी न मिलूं, वरना मैं उसे जरूर मार डालूंगा। उसके गुस्से भरे चेहरे को देखकर ऋत्विक ओबरॉय के कान अचानक जलने लगे। तभी रूहान देवनानी ने आह भरते हुए कहा, अगर वो आदमी तुम होते तो अब मेरी मौसी के साथ बेशर्मी और खुशहाल जिंदगी जी रहे होते। इतना कहकर वह रुका, फिर अचानक गाड़ी रोकी और बेहद गंभीर लहजे में पूछा, ऋत्विक ओबरॉय, तुमने अपना कौमार्य किसके साथ खोया। जरूरी बात, उस रात ऋत्विक ओबरॉय सायशा देवनानी के साथ था, सायशा देवनानी के साथ। तो चारों छोटी बच्चियां ऋत्विक ओबरॉय की हैं। अध्याय 45 पापा को प्यार भरा चुंबन दो। रूहान देवनानी के गंभीर हाव भाव देखकर मानो सच सुनने तक हार नहीं मानेंगे, ऋत्विक ओबरॉय ने कुछ भी न छिपाने का फैसला किया और सीधे कहा, 5 साल पहले मैं नशे में धुत होकर एक वेश्या के साथ यौन संबंध बनाने के लिए बहकाया गया था। जब रूहान देवनानी ने सुना कि यह 5 साल पहले की बात है तो वह इतना खुश हुआ कि उछलकर कहना चाहता था कि यह एक ऐसा संयोग था कि उसे इसकी जांच करनी ही थी। लेकिन मिस शब्द सुनते ही वह पूरी तरह से निढाल हो गया। उसकी चाची बहुत ही नेकदिल, एकांतप्रिय और स्वाभिमानी थीं। 5 साल पहले उनके साथ साजिश रचे जाने के बाद भी उन्होंने कभी बिगड़ल युवती जैसा व्यवहार नहीं किया। इसलिए जब ऋत्विक ओबरॉय ने बताया कि उनका सामना एक युवती से हुआ तो वह निश्चित रूप से उनकी चाची नहीं थीं। रूहान देवनानी के भाव हमेशा उनके चेहरे पर साफ दिखाई देते थे। जब वे निराश होती तो उनका चेहरा उदास पछतावे से भर जाता। चाचा, आपने उन युवतियों के साथ सोया ही क्यों? आप मेरी चाची के घर जाकर उनके साथ क्यों नहीं सोए? कितना अफसोस है। अगर आप उस रात मेरी चाची को जीत लेते तो आप सचमुच अपने जीवन के शिखर पर पहुंच जाते। ऋत्विक ओबरॉय हंसते हुए बोले, 5 साल पहले भी आपकी चाची ऐसी इंसान नहीं थी जो मुझसे इतनी आसानी से मिल जाती, है ना? दरअसल ऐसा नहीं है कि उन्होंने 5 साल पहले की महिलाओं के साथ संबंधों को फिर से जीवंत करने की कोशिश नहीं की है। हालांकि जब तक वह जांच करने की स्थिति में आया तब तक संगठन के टैंगिए ने होटल के निगरानी फुटेज नष्ट कर दिए थे। एकमात्र चचेरा भाई जिसने उस महिला की पीठ देखी थी, अब कई कारणों से उसकी शारीरिक बनावट याद नहीं कर पा रहा था। सबने कहा कि अब सुराग नहीं मिला। उस लड़की ने घर जाकर खुद को सुधारने लायक पैसा कमा लिया है और उसे उसकी जिंदगी में दखल देना बंद कर देना चाहिए। तभी उसने अतीत के बारे में सोचना बंद किया। इस समय रूहान देवनानी की आह ने उसे थोड़ा पछतावा महसूस कराया। ये छोटी बच्चियां कितनी प्यारी हैं, काश ये उसकी बेटियां होतीं।
रूहान देवनानी ने अपने गाल फुलाए, ऋत्विक ओबरॉय के कंधे पर हाथ रखा और उसे दिलासा देते हुए कहा, मेरी बुआ को पारिवारिक पृष्ठभूमि की कोई परवाह नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारे पीछे पड़ी है। ऋत्विक ओबरॉय, तुम कौन हो? ज्यादा मत सोचो, अगर तुम चाहो तो उससे शादी कर लो। मैं तहे दिल से तुम्हारा साथ देता हूँ। अच्छा, अगर तुम सच में मेरे चाचा सास बन गए तो मेरी बुआ को मेरे लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। मैं देश की देवी वाणी नायर को अपना बनाना चाहता हूँ। ये नाम सुनते ही ऋत्विक ओबरॉय को रूहान देवनानी के फोन की स्क्रीन और कमरे में मौजूद कई दिल को छू लेने वाली चीजें याद आ गईं। तो इस बच्चे को गर्मजोशी पसंद है। हालांकि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो उस दौर से गुजरा है, ऋत्विक ओबरॉय रूहान देवनानी को याद दिलाना चाहता था, मूर्ख मत बनो वरना तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। किसे पता था कि रूहान देवनानी कुछ ऐसा कह देंगे जिससे ऋत्विक ओबरॉय पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा, मैं तो बिल्कुल मूर्ख बनूंगा, तब तक मूर्खता करूंगा जब तक कि बाकी मूर्खों के पास जाने के लिए कोई जगह न बचे। ऋत्विक ओबरॉय, रूहान देवनानी जैसी पारिवारिक पृष्ठभूमि वाला कोई भी व्यक्ति एक समर्पित प्रशंसक जरूर नहीं बन सकता, लेकिन उसका व्यक्तित्व वाणी नायर के व्यक्तित्व से बिल्कुल मेल नहीं खाता। दोनों के बीच बातचीत एक छोटे से अंतराल की तरह थी जो तेजी से बीत गई। शाम 4:30 बजे जब ऋत्विक ओबरॉय फिल्म सेट से बाहर निकले तो उन्होंने 4 छोटी बच्चियों को एक मॉडिफाइड वैन के सामने खड़े देखा। उन्होंने गुलाबी रंग के बन्नी ईयर ड्रेस पहने हुए थे और ऋत्विक ओबरॉय का बड़े प्यार से इंतजार कर रही थीं। मेरी प्यारी, तुम यहाँ हो। उन छोटी बच्चियों को देखकर ऋत्विक ओबरॉय की सारी थकान तुरंत गायब हो गई। इस समय नन्ही लाडो अपने छोटे से बैग से तैयार वेट वाइप्स निकाल चुकी थी और ऋत्विक ओबरॉय का पसीना पोंछने के लिए पंजों के बल खड़ी थी। पापा, आज आप काम से थक गए होंगे। नन्ही अंगूर ने तैयार जूस उठाते हुए कहा, पापा, अपने विटामिन की पूर्ति के लिए जूस का एक घूंट ले लो। नन्ही चेरी ने पहले से तैयार किए हुए स्नीकर्स निकाले और आज्ञाकारी ढंग से जमीन पर बैठ गई। पापा, ये जूते काम के बाद पहनने के लिए एकदम सही हैं। इनमें मालिश जैसा असर होता है। ये कुकीज मैंने अपने पापा के लिए बनाई हैं। ये बहुत मीठी और स्वादिष्ट हैं। नन्ही रसगुल्ला ने एक प्यारा सा स्नैक बॉक्स उठाते हुए कहा, मेरी प्यारी बच्चियों, तुम कितनी प्यारी हो। ऋत्विक ओबरॉय इन छोटी बच्चियों से बहुत प्रभावित हुए और उनके नन्हे सिरों को सहलाने के लिए नीचे बैठ गए। फिर उसने खुशी खुशी जूस पिया, कुकीज खाई और नन्ही चेरी के दिए हुए जूते पहन लिए। पापा ने अपने जूते बदल लिए हैं तो चलो पापा को एक किस करते हैं, नन्ही लाडो ने सुझाव दिया। फिर झुककर पहले ऋत्विक ओबरॉय को एक किस किया। 3 एप्सिलॉन तारांकन। बाकी 3 छोटी बच्चियों ने भी ऋत्विक ओबरॉय को एक प्यारा सा किस दिया। वैन के अंदर सायशा देवनानी, जिनका चेहरा पीला पड़ गया था, गहरी भौहें चढ़ा रही थीं। वह हमेशा से खुद को ईर्ष्यालु इंसान नहीं मानती थीं, लेकिन इस पल उसे अपनी बेटियों से बेहद जलन हो रही थी। उसने बदतमीजी से कार की खिड़की खटखटाई और उसे नीचे कर दिया और ऋत्विक ओबरॉय को ठंडे और घमंडी भाव से घूरने लगी, मानो कोई बर्फ की रानी ग्लेशियर से उतर रही हो। हालांकि जब ऋत्विक ओबरॉय की नजर उससे मिली और उसने उसे हल्की सी मुस्कान भी दी, उसकी ठंडी आंखों की बर्फ फिर से पिघलने लगी। प्रेसिडेंट देवनानी, ऋत्विक ओबरॉय ने उसका अभिवादन किया। सायशा देवनानी ने सिर हिलाया। उसकी नजर कुछ सेकंड के लिए ऋत्विक ओबरॉय पर टिकी रही, फिर हट गई। कार में बैठो और पहले घर जाओ। बस में चढ़ने के बाद नन्ही लाडो ने बहुत ही सम्मानपूर्वक ऋत्विक ओबरॉय और सायशा देवनानी को साथ बैठने दिया और फिर उत्साहित होकर पूछा, पापा, मम्मी और मैं अब से रोज तुम्हें लेने आएंगे, ठीक है? ऋत्विक ओबरॉय खुश हुए और मुस्कुराते हुए बोले, यह सुविधाजनक है ना? इससे तुम्हारी माँ के काम में बाधा आएगी। सायशा देवनानी ने भावशून्य होकर कहा, इससे तुम्हें देर नहीं लगेगी। अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने ऋत्विक ओबरॉय को एक खूबसूरत डिब्बा दिया। यह क्या है? ऋत्विक ओबरॉय एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर डिब्बा खोला और अंदर रखे गुलाबी सोने के फोन को हैरानी से देखा। सायशा देवनानी ने बिना अपना भाव बदले कहा, कंपनी की प्रायोगिक मशीन का अपना संचार उपग्रह है। आप इसका मूल्यांकन करने में हमारी मदद कर सकते हैं। एक परीक्षण मशीन। ऋत्विक ओबरॉय ने अपना फोन निकाला और ध्यान से उसकी जांच की। कारीगरी लाजवाब है। बाहरी आवरण शुद्ध सोने से बना है और उस पर जड़े हीरे उच्चतम श्रेणी के हैं। यह मूल्यांकन किसके लिए है? रूहान देवनानी, जो पहले चुपचाप यात्री सीट पर बैठे थे, अब अपनी गर्दन ऊपर उठाकर बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए बोले, आंटी, मुझे भी एक टेस्टिंग मशीन चाहिए। वाह, मेरी चाची कितनी पक्षपाती हैं। ये कैसी टेस्टिंग मशीन है? दुनिया भर में सिर्फ 100 यूनिट्स का सीमित संस्करण था, एक ऐसा टॉप ऑफ द लाइन फोन जिसे सिर्फ कुछ चुनिंदा नेताओं को ही खरीदने का मौका मिला था। वो तो कब से ईर्ष्या कर रहा था। अब मेरी मौसी ने तो ऋत्विक ओबरॉय के लिए इसकी एक कॉपी मंगवाई है, जिससे बच्चे ईर्ष्या से लाल हो रहे हैं। सायशा देवनानी ने रूहान देवनानी को एक डरावनी नजर से देखा और संक्षेप में पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा IQ इतना ज्यादा है कि तुम इस मूल्यांकन मशीन का सही इस्तेमाल कर सको?
रूहान देवनानी ने मुंह खोला, बस यही कहने ही वाला था कि वो बहुत होशियार है और हर काम बखूबी कर सकता है। उसे क्या पता था कि उसकी मौसी की नज़र उसे राख में मिला देगी। जिंदगी के सबसे बड़े फैसले का सामना करते हुए उसने मानसिक रूप से विक्षिप्त दिखने का फैसला किया। सच है, मेरा आईक्यू तो हाईटेक स्मार्टफोन को भी पीछे छोड़ चुका है। रूहान देवनानी बोलते हुए उसने ऋत्विक ओबरॉय की तरफ देखा और उसके फोन को देखते हुए निगलते हुए बोली, ओम होने वाले चाचा जी, मुझे सच में ये टेस्टिंग मशीन नहीं चाहिए। तारांकन सुर्ख, मुझे इस गुलाबी सोने के आवरण से बिल्कुल नफरत है। सुर्ख, मुझे इसका कोर भी बिल्कुल नफरत है। सुर्ख, ऋत्विक ओबरॉय ने देखा कि उसकी लार इतनी टपक रही थी कि वो उसके गले से नीचे टपक रही थी और मुस्कुराते हुए बोला, क्या हम ये फोन शेयर करें? ठीक है, ठीक है। रूहान देवनानी अभी उत्साहित हो ही रही थी कि उसने अपनी चाची की नजरों में झांककर तुरंत अपना सुर बदल लिया, इसमें क्या खास बात है? मेरा आईक्यू ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम इसे मेरी चाची के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। पहले मेरी चाची की सारी जानकारी फोन में सेव कर लो। और हाँ, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मेरी चाची के पास एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है जो इस वॉलपेपर के लिए बिल्कुल सही है। पहले अपना सिम कार्ड बदलो और मैं अभी तुम्हें भेज दूंगी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए। अध्याय 46 ईर्ष्या का सागर लहरों में बदल गया। एक चमकदार हरे रंग की पोश अचानक पीछे मुड़ी और ऋत्विक ओबरॉय और उनके समूह की विशेष रूप से संशोधित वैन से टकरा गई। इस बार रूहान देवनानी पहले भड़क गए। उन्होंने ऋत्विक ओबरॉय को कार से बाहर निकाला, बिना किसी और चीज की परवाह किए आगे बढ़े और पोश की ओर इशारा करते हुए चिल्लाए, तुम छोटे बदमाश, अभी नीचे उतरो। क्या ऐसे ड्राइवर होते हैं? मुख्य सड़क पर पीछे हटते हुए पीछे की कारों की सुरक्षा की पूरी तरह से अनदेखी। उनकी कार में महिलाएं और बच्चे थे। अगर यह गति थोड़ी भी तेज होती तो ये छोटे बच्चों को चोट पहुंचाती। ओह, मैं बहुत गुस्से में हूं। पोश की ड्राइवर सीट पर तभी वह बस से उतरा। कौन है? मेरी मस्ती खराब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुनहरे बालों वाला लड़का लड़की की गर्दन पर काटते हुए बोला और चला गया। दिन के उजाले में खुले आसमान के नीचे इस आदमी ने न सिर्फ मुख्य सड़क पर कार में सेक्स किया, खुद पर जरा भी काबू रखना नहीं आता और बेशर्मी से सबके सामने लड़कियों से फ्लर्ट करता है। ऋत्विक ओबरॉय का चेहरा भी काला पड़ गया। वो नहीं चाहता था कि ये कमीना जो अपने छोटे भाई पर काबू नहीं रख सकता, छोटी बच्चियों की आंखों में धूल झोंके। चाचा जी, मुझे करने दो। जैसे ही रूहान देवनानी आगे बढ़कर उस आदमी को मारने ही वाला था, ऋत्विक ओबरॉय को अचानक सुनहरे बालों वाले आदमी और लड़की के चेहरे साफ दिखाई देने लगे। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ओबरॉय परिवार की उनकी चचेरी बहन यामिनी ओबरॉय थी। जब यामिनी ओबरॉय ने देखा कि ये ऋत्विक ओबरॉय है तो उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, लेकिन जल्द ही वो घृणा और तिरस्कार में बदल गई। उसने चिढ़कर कहा, ऋत्विक ओबरॉय, क्या तुम्हें गाड़ी चलानी भी आती है? वह ऋत्विक ओबरॉय को रूहान देवनानी का ड्राइवर समझ रही है। हुआंग माओ को यामिनी ओबरॉय की बात समझ में आ गई। उन्होंने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और ऋत्विक ओबरॉय को एक बार ध्यान से देखा। फिर वह व्यंग्यात्मक लहजे में हंसा, मैं सोच रहा था कि तुम इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हो। ओह, ये ऋत्विक ओबरॉय है, पुराना परिचित। ग्रेजुएशन के इतने सालों बाद तुम सचमुच पिछड़ गए हो। सुनहरे बालों वाले उस लड़के का असली नाम सौरभ चावला है और वह कॉलेज में ऋत्विक ओबरॉय का क्लास मॉनिटर था। वह और पराग वालिया अच्छे भाई हैं। ऋत्विक ओबरॉय सौरभ चावला को नापसंद करते थे, लेकिन उन्हें हैरानी थी कि यामिनी ओबरॉय उनके साथ घूम रही थी। ओबरॉय परिवार में रहते हुए यामिनी ओबरॉय सबसे आज्ञाकारी, दयालु और शिष्ट लड़की थीं। जब पराग वालिया और नैना कुलकर्णी ने महेंद्र ओबरॉय को फंसाया था तब वह जेल में उनसे मिलने गई थीं। यामिनी ओबरॉय ने उन्हें बताया था कि नैना कुलकर्णी ने उस रात उन्हें नशीला पदार्थ दिया था और एक वेश्या को ढूंढने के लिए एक होटल में ले गई थी। यामिनी ने पूरी घटना देखी थी और उनके पक्ष में गवाही दे सकती थी। हालांकि महेंद्र ओबरॉय को पराग वालिया ने गुमराह किया और यह निष्कर्ष निकाला कि यामिनी ओबरॉय भी झूठ बोल रही हैं, जिससे यामिनी ओबरॉय की गवाही अमान्य हो गई। जो मूल रूप से 2 या 3 महीने की सामुदायिक सेवा थी, उसे उन्होंने 8 महीने के जेल सुधार में बदल दिया। इसलिए यामिनी ओबरॉय को रहने और पढ़ने के लिए एक गर्ल्स हाई स्कूल में भेज दिया गया। ऋत्विक ओबरॉय ने शुरू में सोचा था कि हाई स्कूल से स्नातक होने और विश्वविद्यालय जाने के बाद ये लड़की एक अच्छी नौकरी पा लेगी और किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर लेगी जो वास्तव में उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। अब वह साथ है सौरभ चावला और उसने अपने बाल भी रंग लिए हैं और स्ट्रैपलेस टॉप और मिनीस्कर्ट पहन रखा है। उसने अपना पहले वाला आज्ञाकारी व्यवहार पूरी तरह से खो दिया है। चूंकि हम परिचित हैं तो चलो आज इसे भूल जाते हैं। सौरभ चावला के चेहरे पर बधाई का भाव था और उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कार्ड भी निकाला। लो, आज मेरा जन्मदिन है। यह मेरे जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण है। हमारे सभी कॉलेज के सहपाठी बाद में आ रहे हैं। तुम भी क्यों नहीं चलते? यह उनके लिए ये देखने का एक अच्छा
मौका होगा कि तुम, ऋत्विक ओबरॉय, आजकल कितने अच्छे हो। हालांकि इससे पहले कि सौरभ चावला ऋत्विक ओबरॉय के हाथ में कार्ड रख पाते, यामिनी ओबरॉय ने उसे ले लिया। यामिनी ओबरॉय ने कार्ड को फाड़कर ऋत्विक ओबरॉय पर फेंक दिया और घृणा से कहा, अरे नालायक कुत्ते, तुझे यंग मास्टर सॉन के जन्मदिन की दावत में जाने का क्या हक है। जा, जो करना है कर, यंग मास्टर सॉन के रास्ते में मत आ। रूहान देवनानी ऋत्विक ओबरॉय का बचाव करने ही वाली थी कि उसने देखा कि यामिनी ओबरॉय ने ऋत्विक ओबरॉय का इस तरह मजाक उड़ाने की हिम्मत की, लेकिन तभी उसने देखा कि सौरभ चावला ने यामिनी ओबरॉय को जोर से थप्पड़ मार दिया। कुतिया, क्या मैंने तुझे अपना कार्ड फाड़ने की इजाजत दी थी। सौरभ चावला ने यामिनी ओबरॉय को बुरी तरह घूरा और बिना किसी विनम्रता के उसकी गर्दन भी पकड़ ली। उसने जरा भी दया नहीं दिखाए और कहा, सीधी बात समझ, तू तो बस पराग वालिया का दिया एक खिलौना है। मैं जो कहूंगा वो करूंगा, तुझे मेरे काम में देरी करने का कोई हक नहीं है। यामिनी ओबरॉय का चेहरा चुटकी काटने से लाल हो गया था और ऐसा लग रहा था जैसे उनका दम घुटने वाला है। ऋत्विक ओबरॉय की गहरी आंखों में दया की एक झलक उभरी, लेकिन वह अभी मदद करने ही आए थे कि उन्होंने यामिनी ओबरॉय को घृणा से कहते सुना, ऋत्विक ओबरॉय, तुम तो कुत्ते हो, मेरे मामलों में दखल मत दो। डांटने के बाद उन्होंने तुरंत सौरभ चावला से चापलूसी भरे लहजे में कहा, यंग मास्टर सॉन्ग, मुझे पता है कि मैं गलत थी। प्लीज मेरे खिलाफ कुछ मत करो, मैं अब आपकी सेवा में वापस जाऊंगी। चलो, ऋत्विक ओबरॉय के साथ समय बर्बाद नहीं करते। ये कहकर उन्होंने अपना पैर उठाया और सौरभ चावला के पैर पर रगड़ दिया। सौरभ चावला असल में ऋत्विक ओबरॉय के सामने अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, इसलिए यामिनी ओबरॉय की हरकतों से स्वाभाविक रूप से उन्हें बहुत खुशी हुई। उसने ऋत्विक ओबरॉय की तरफ शरारत से मुस्कुराते हुए जानबूझकर कहा, ऋत्विक ओबरॉय, मेरी चीज बेचैन हो रही है, मैं उसे पहले खाना खिलाऊंगा। तुम्हें 1 घंटे में मेरी जन्मदिन की पार्टी में आना होगा और तुम्हें एक महिला साथी भी लानी होगी, वरना मैं तुम्हारी वेश्याओं के साथ पुरानी दोस्ती का पर्दाफाश कर दूंगा। ये कहकर ऋत्विक ओबरॉय को मना करने का मौका दिए बिना उसने यामिनी ओबरॉय को खींच लिया और तुरंत स्पोर्ट्स कार में बैठ गया। स्पोर्ट्स कार स्टार्ट करने के बाद सौरभ चावला ने पराग वालिया को आवाज दी, पराग वालिया, मैं अभी अभी ऋत्विक ओबरॉय से टकराया। हाँ, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आज की जन्मदिन की पार्टी में उसकी मौत बहुत नाटकीय ढंग से हो। ये सुनकर पैसेंजर सीट पर बैठी यामिनी ओबरॉय थोड़ा कांप उठी। फिर सौरभ चावला की असावधानी का फायदा उठाते हुए उसने जल्दी से अपने फोन की स्क्रीन पर टैप किया और एक संदेश भेजा। बस में चढ़ते ही ऋत्विक ओबरॉय का फोन वाइब्रेट हुआ। कार से उतरने के बाद उसके पास अपना फोन ठीक करने का समय नहीं था, इसलिए ये सायशा देवनानी के हाथों में था। जब संदेश आया तो सायशा देवनानी ने पूरी सामग्री देखी। भाई चेंग, कृपया मत आओ, वे तुम्हें चोट पहुंचाना चाहते हैं। नंबर अभी तक संपर्कों में सहेजा नहीं गया था, लेकिन ऋत्विक ओबरॉय जानते थे कि यह यामिनी ओबरॉय का है। वह अभी भी उन समयों को याद करता है जब छोटी लड़की चुपके से उसकी मदद करती थी। अभी उसके व्यवहार को देखते हुए ये पता चला है कि उसने उसके साथ जानबूझकर ऐसा किया था। वह नहीं चाहती थी कि उसका सौरभ चावला से कोई लेना देना हो और डर था कि सौरभ चावला उसे नुकसान पहुंचाएगा। जहां तक सौरभ चावला का कहना है कि पराग वालिया ने उसे एक खिलौने के रूप में वहां भेजा था। उस कमीने पराग वालिया, अगर तुम्हें कोई समस्या है तो बस उस पर निकालो। तुम उस लड़की को क्यों धमका रहे हो जो उसके साथ अच्छी है। जब सायशा देवनानी ने मैसेज में भाई चेंग लिखा देखा तो उन्हें जलन हुई, लेकिन वे ऊपर से शांत रहीं। उन्होंने हिचकिचाते हुए पूछा, जरूरत पड़ने पर देवनानी परिवार आपकी मदद कर सकता है। जरूरत नहीं है, ऋत्विक ओबरॉय ने यह बात अचानक कह दी क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि सायशा देवनानी उन्हें सौरभ चावला को अनुशासित करते हुए देखें। उनका ऐसा व्यवहार शायद सायशा को डरा देगा। हालांकि उन्हें क्या पता था कि उनके जवाब ने सायशा देवनानी की पहले से ही ईर्ष्या भरी आंखों में एक और गहरा अंधेरा छा गया। ऋत्विक ओबरॉय को अचानक खतरा महसूस हुआ। उन्होंने अपनी नाक छुई और हंसते हुए कहा, मैं असल में कहना यही चाह रहा था कि इस तरह की बातें बहुत बचकानी हैं। उनकी बात पूरी होने से पहले ही सायशा देवनानी ने ड्राइवर को ऐसी नज़र से देखा कि उसने गाड़ी रोक दी। रूहान देवनानी जियाओ पाओफू को गोद में लिए बाकी 3 बच्चियों के साथ जल्दी से बस से उतर गया। ये देखकर ऋत्विक ओबरॉय जल्दी से बोला, तो मैं भी पहले नीचे जाऊं। अपनी बात खत्म करते हुए वह कार से उतरने ही वाला था कि अचानक उसे एक जोरदार झटका लगा। बेतुकी मिठास, बेतुकी उत्तेजना, बेतुकी बेफिक्री से आलोचना करो। वैसे मैं अभी और अपडेट और छोटे मोटे तोहफे मांग रहा हूं। अध्याय 47 बिना समझे फ्लर्ट करना। एक चक्करदार चक्कर के बाद ऋत्विक ओबरॉय कार की पिछली सीट पर गिर पड़ा। ऋत्विक ओबरॉय एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। सायशा देवनानी, तुम्हें पहले नीचे जाना चाहिए। तुम्हारा ऐसा होना खतरनाक है। कैडरों की परीक्षा ऐसे नहीं ली जाती। सायशा देवनानी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपना एक हाथ छुड़ाया और तलाशी लेने लगी। सायशा देवनानी, अभी रुक जाओ, वरना मुझे डर है कि मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी।
अगर तुम खुद पर काबू नहीं रख पाओगे तो क्या करोगे? सायशा देवनानी ने अचानक पास झुकते हुए कहा। वह लगभग बेहोश होने ही वाला था। सायशा देवनानी, क्या तुम सच में देखना चाहती हो कि मैं क्या करने वाला हूँ? सायशा देवनानी के चेहरे पर गंभीरता थी, मानो कोई कक्षा प्रतिनिधि शिक्षक द्वारा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिए जाने का इंतजार कर रहा हो। मैं देखना चाहती हूँ। तुम सच में चाहती हो कि मैं? क्या सायशा देवनानी को एहसास भी है कि वह उसे निमंत्रण दे रही है? जैसे ही ऋत्विक ओबरॉय खुद से जूझ रहे थे, उनका फोन अचानक फिर बज उठा। सायशा देवनानी का चेहरा काला पड़ गया। ऋत्विक ओबरॉय ने अनजाने में अपना फोन उठाया, लेकिन वह उनके शरीर से फिसलकर सायशा देवनानी के चेहरे पर आ गया। सायशा देवनानी ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उनकी पतली, गोरी उंगलियां ऋत्विक ओबरॉय को छू गईं। अगले ही पल सायशा देवनानी के हमेशा बर्फ जैसे रहने वाले चेहरे पर एक संदिग्ध लालिमा छा गई। वह ऋत्विक ओबरॉय से नाता तोड़ना चाहती थी, लेकिन उसकी योजना उल्टी पड़ गई और वह उससे चिपक गई। ऋत्विक ओबरॉय को ऐसा लग रहा था जैसे उसे जिंदा जला दिया जा रहा हो। लेकिन फोन लगातार बजता रहा। उसे डर था कि सायशा देवनानी असहज महसूस करेगी, इसलिए वह बस एक हाथ से सायशा देवनानी की कमर पकड़े हुए दूसरे हाथ से फोन उठा सकता था। लेकिन सायशा देवनानी के लिए ये कदम भी बहुत मुश्किल था। सायशा देवनानी का दिल जोरों से धड़क रहा था। हालांकि उसने पूरे ग्रुप पर कब्जा कर लिया था और एक ऊंचा पद प्राप्त कर लिया था, फिर भी वह इस समय एक छोटी औरत की तरह व्यवहार करने से खुद को नहीं रोक पा रही थी। उसने अपना सिर सीधे ऋत्विक ओबरॉय के सीने में छिपा लिया। उस आदमी की तेज, शक्तिशाली धड़कन ने उसे और भी उलझन में डाल दिया। ऋत्विक ओबरॉय भी परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने नंबर देखा तो उनके पास कॉल उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये सौरभ चावला थे। दूसरी तरफ से उत्तेजना भरी आवाज आई, क्या ऋत्विक ओबरॉय, तुम आने से बहुत डर रहे हो? हा, अगर तुम नहीं आए तो एक बेहतरीन शो मिस कर दोगे। जैसे ही सौरभ चावला की आवाज धीमी हुई, दूसरी तरफ से एक लड़की की चीख सुनाई दी, नहीं, प्लीज मत आना। ऋत्विक ओबरॉय ने भौहें चढ़ाईं। उन्होंने आवाज पहचान ली, यह उनकी चचेरी बहन यामिनी ओबरॉय की थी। तो अभी वे यामिनी ओबरॉय को प्रताड़ित कर रहे हैं। सौरभ चावला, तुम बस यही चाहते हो कि मैं वहां जाऊं। मिंग मैंग को मत छुओ, मैं अभी जा रहा हूं, ऋत्विक ओबरॉय ने कहा, फिर फोन रख दिया। जब उनकी बाहों में सायशा देवनानी ने मिंग मैंग शब्द सुना तो उसकी निगाहें भयानक रूप से ठंडी हो गईं। मिंग मैंग, क्या वह कोई ऐसी है जिसके तुम बहुत करीब हो? सायशा देवनानी ने ऋत्विक ओबरॉय की तरफ देखा और ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम मिंग मैंग को बचाओगे? ऋत्विक ओबरॉय ने सिर हिलाया, सायशा देवनानी को बैठने में मदद की, फिर धीरे से उसके बाल संवारे और अजीब तरह से बोले, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं। सायशा देवनानी की भौहें और भी सिकुड़ गईं और उनका चेहरा और भी उदास हो गया। तुम मुझे बताना नहीं चाहती? ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। अगर ऋत्विक ओबरॉय को अब तक सायशा देवनानी के गुस्से का एहसास नहीं हुआ था तो वे सचमुच मंदबुद्धि थे। उन्होंने आह भरी, सायशा देवनानी का हाथ थामा और कहा, ओबरॉय परिवार में मिंग मैंग मेरी चचेरी बहन है। पूरे ओबरॉय परिवार में वही अकेली है जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन इस बार सौरभ चावला ने उसे अपमानित किया और धमकाया। उसका भाई होने के नाते मुझे उसकी मदद करनी होगी। सायशा देवनानी एक पल के लिए रुकी, क्या ये तुम्हारी चचेरी बहन है? ऋत्विक ओबरॉय ने अपना सिर खुजलाया। तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? वो मेरी कजिन है और उसने मुझे इस तरह बेइज्जत भी किया। लेकिन वो लड़की अच्छी लड़की हुआ करती थी और अब उसे पराग वालिया नाम के लड़के ने सौरभ चावला को दे दिया है। बस अब मैं सौरभ चावला को ढूंढकर पहले उस कमीने को मारूंगा। ये देखकर कि वो अकेले लड़ना चाहता है, सायशा देवनानी के चेहरे पर गंभीरता आ गई। ऋत्विक ओबरॉय, मुझे पता है कि तुम उन लोगों से निपटने की क्षमता रखते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास अभी भी मैं और बच्चे हैं? हम नहीं चाहते कि तुम अकेले चोट खाओ। ऋत्विक ओबरॉय भावुक हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, मेरी इतनी परवाह करने के लिए शुक्रिया, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो मेरे पास कुंग फू के हुनर हैं। ऐसे बिगड़ैल कमीने से तो मेरे जैसा ही निपट सकता है। तुम तो बिल्कुल साफ सुथरे हो, मैं तुम्हारे हाथ गंदे नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारे हाथ में चोट लग जाएगी। सायशा देवनानी ने कहा। ऋत्विक ओबरॉय का हाथ पकड़कर उसकी हथेली चूम ली। ऋत्विक ओबरॉय ने सायशा देवनानी को गौर से देखा और खुद को रोक नहीं पाए। सायशा देवनानी, क्या तुम्हें पता है तुम जो कर रही हो उसे कहते हैं? वह झिझका, मानो कुछ कहना चाहता हो, पर फिर रुक गया। मुझे हमेशा लगता था कि सायशा देवनानी ऊपर से तो बस अलग थलग सी दिखती है, पर असल में एक सीधी सादी और मासूम लड़की है। क्या ये बातें उसे भटका देंगी? सायशा देवनानी ने उसकी गर्दन पर छोटी स्ट्रॉबेरी देखकर संतुष्टि से सिर हिलाया। फिर उसने समझाया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे गले में जो चीज है वो एक माकर है। माक? ऋत्विक ओबरॉय अचंभित रह गया।
सायशा देवनानी ने गंभीरता से सिर हिलाया, फिर अपनी गर्दन की ओर इशारा करते हुए, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो वापस माफ कर दो। ऋत्विक ओबरॉय ने अपने सीने को छुआ और सायशा देवनानी से कहना भूल ही गया। बस उसका दिल रह गया, जो उसकी छेड़खानी से बेतहाशा कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने पिछले विचारों को वापस ले पा रहा हो। सायशा देवनानी की अनजाने में बहकाने की क्षमता वाकई जानलेवा है। हालांकि सायशा देवनानी की हरकतों के बाद ऋत्विक ओबरॉय सचमुच सायशा देवनानी को जन्मदिन की पार्टी में ले जाने से इनकार करने का कोई कारण नहीं ढूंढ पाए। आखिरकार उन्होंने रूहान देवनानी को छोटे बच्चों के साथ कार में बैठते देखा। उनके गंतव्य की घोषणा करने के बाद रूहान देवनानी की निगाहें ऋत्विक ओबरॉय पर पड़ीं। उनकी आंखों में वह स्पष्ट, थोड़ा परेशान करने वाला भाव देखकर ऋत्विक ओबरॉय का मन किसी को मुक्का मारने का कर रहा था। उन्होंने अपना हाथ दूसरे व्यक्ति के कंधे पर रखा और फुसफुसाए, ये कैसी नजर है। रूहान देवनानी ने उसकी ठुड्डी पर हाथ फेरा, उसका स्वर अविश्वसनीय रूप से गंभीर था। ऋत्विक ओबरॉय, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मतलब है। अवैज्ञानिक क्या है? ऋत्विक ओबरॉय ने पूछा। अध्याय 48। मैंने कहा आप मेरे स्वामी हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। ऋत्विक ओबरॉय, तुम ये नहीं कर सकते। मुझे लगा था कि तुम मेरी आंटी के साथ कम से कम 1 घंटे के लिए अंदर रहोगे। कम से कम कार के शॉक एब्जॉर्बर तो टूट ही जाएंगे, पर हमारी कार तो हिल ही नहीं रही। ऋत्विक ओबरॉय का चेहरा तूफानी बादल सा काला पड़ गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, रूहान देवनानी, ये बात फिर से कहकर देखो। वो ऐसा कैसे नहीं कर सकता? जरूर, अगर वो आदमी सच में नहीं कर सकता तो हम किसी पारंपरिक चीनी डॉक्टर के पास जाएंगे। रूहान देवनानी ने ऋत्विक ओबरॉय के लिए डॉक्टर ढूंढने की इच्छा से कहा। ऋत्विक ओबरॉय का चेहरा पहले से भी ज्यादा उदास था। उसने रूहान देवनानी की गर्दन पकड़ी और बोला, वाणी नायर, क्या अब भी चाटोगे? फैन? बिल्कुल, मैं फैन करूंगा। रूहान देवनानी ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं उसका इकलौता फैन बॉय हूँ। आपने अभी जो कहा। ऋत्विक ओबरॉय ने दांत पीस लिए। तभी रूहान देवनानी को देर से समझ आया कि ऋत्विक ओबरॉय का क्या मतलब था। उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। तुम बहुत मजबूत हो। तुम और मेरी मौसी बिना एक भी राउंड दोहराए 300 राउंड लड़ सकते हो। ऋत्विक ओबरॉय ने आह भरते हुए सोचा, छोड़ो भी, मैं एक नासमझ से क्यों बहस करूं। सौरभ चावला के जन्मदिन का भोज चावला परिवार के निजी क्लब में आयोजित था। ऋत्विक ओबरॉय और उनके समूह के आने से पहले ही वहां पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई थी। यामिनी ओबरॉय को नंगा करके मंच के बीचों बीच सेलो पकड़े बैठा दिया गया था। सौरभ चावला ने अपना फोन यामिनी ओबरॉय की ओर बढ़ाया और शरारती मुस्कान के साथ उनका वीडियो बनाते हुए कहा, तुम रंडी, चलती रहो, अभी मेरा मन नहीं भरा। अगर तुम्हारा उत्साह कम हो रहा है तो हम तुम्हें वापस लाने में मदद करेंगे। आसपास कुछ पुरुष खड़े थे जो यामिनी ओबरॉय पर अश्लीलता से हंस रहे थे। हाँ, मैं डॉक्टर हूँ और इंजेक्शन लगाने में सबसे अच्छा हूँ। मैं औरतों के साथ भी अच्छा व्यवहार कर सकता हूँ। छोटी बहन, इधर आओ, अपने भाई से चुंबन ले लो। उनसे अपमानित होकर यामिनी ओबरॉय बस अपना सिर नीचे झुकाकर आज्ञाकारी ढंग से सेलो बजा सकती थीं। उस पल उन्हें अचानक बहुत खुशी हुई कि उन्होंने ऋत्विक ओबरॉय को संदेश भेजा था। अगर भाई चेंग उनके रवैये से सचमुच नाराज हैं और यहाँ नहीं आएंगे तो आपको अपमानित नहीं होना पड़ेगा। यामिनी ओबरॉय के आंसू गिरते रहे। उन्हें लगा कि वह पहले ही अंधकार में हैं और उन्हें फिर कभी कोई रोशनी नहीं मिलेगी। लेकिन ऋत्विक ओबरॉय और उनके साथियों के पास अभी भी एक मौका है। जब ऋत्विक ओबरॉय और सायशा देवनानी कार से बाहर निकले तो उन्होंने वेटरों को अंदर के शोकाकुल माहौल पर चर्चा करते सुना। उनकी मुट्ठी थोड़ी भींच गई। उन्होंने रूहान देवनानी की ओर मुड़कर कहा, बच्चों पर नजर रखना, वे हमारी मातृभूमि के फूलों के लायक नहीं हैं। सौरभ चावला एक बदमाश है। वह सायशा देवनानी को भी अंदर नहीं जाने देना चाहता था। सायशा देवनानी, अंदर के दृश्य शायद ज्यादा। ऋत्विक ओबरॉय ने सायशा देवनानी को कमरे में घुसने से पहले ही रोक दिया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी नजर इनसे दूषित हो। सायशा देवनानी ने बस उंगलियां चटकाईं। जो अंगरक्षक पहले 5 मीटर दूर थे वे सब बाहर भागे। उसने भावशून्य भाव से ऋत्विक ओबरॉय को देखा और कहा, जो कोई हमारी नजरों को दूषित करेगा हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। ऋत्विक ओबरॉय, कितना निर्दयी। लेकिन अगर मुझे ये पसंद आ गया तो आज तुम यहाँ जो चाहो तोड़ सकते हो। अगर तुम कुछ भी तोड़ोगे तो देवनानी परिवार तुम्हारा साथ देगा। सायशा देवनानी ने कहा, फिर ऋत्विक ओबरॉय का हाथ थाम लिया। फिर धीमी आवाज में उसने उसके कान में फुसफुसाया, मैंने पहले भी कहा है, बाहरी लोगों के सामने आप मेरे स्वामी हैं। ऋत्विक ओबरॉय ने गहरी सांस ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चलो अब बात ही छोड़ो। सायशा देवनानी, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे मालिक कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। जन्मदिन के भोज हॉल में सौरभ चावला पूरी तरह से पागल हो गया था। उसने शैंपेन से भरी एक छोटी बाल्टी उठाई, यामिनी ओबरॉय के पीछे गया और सीधे उन पर उड़ेल दी।
यामिनी ओबरॉय, अभी ऋत्विक ओबरॉय को बुलाओ। उसे बुलाओ कि आकर तुम्हें बचा ले। एक बार जब तुम उसे मना लो तो उसके साथ एक तस्वीर ले लो। मैं तुम्हें और नहीं सताऊंगा, ठीक है? सौरभ चावला ने शैतानी से मुस्कुराते हुए कहा। यामिनी ओबरॉय की पुतलियां हल्की सी कांप उठीं। वह सौरभ चावला का मतलब जरूर समझ गई थी। वह आदमी चाहता था कि वह ऋत्विक ओबरॉय को फुसलाए ताकि वह भी नंगा हो और सबूत के तौर पर ऐसी तस्वीरें खिंचवाए। उसका चचेरा भाई ऋत्विक ओबरॉय अब मनोरंजन जगत में है। भले ही आप बहुत मशहूर न हो, आपको लोगों के साथ यूं ही तस्वीरें नहीं खिंचवानी चाहिए। वरना अगर यह किसी दिन रिलीज हो गया तो यह एक ऐसा धमाका होगा जो मेरे चचेरे भाई के करियर को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। यंग मास्टर सॉन्ग, तुम्हें पता है कि मुझे ऋत्विक ओबरॉय से सबसे ज्यादा नफरत है। मैं इसे निकम्मा नहीं कहूंगी। यामिनी ओबरॉय ने ऋत्विक ओबरॉय को नापसंद करने का नाटक किया। वह हमेशा ऋत्विक ओबरॉय को परेशान करने से बचने के लिए यही तरीका अपनाती थी। वह रसातल की तलहटी में पड़ी धूल है। यह जिंदगी भर के लिए तो ठीक रहेगा, लेकिन ऋत्विक ओबरॉय के लिए नहीं। ऋत्विक ओबरॉय को हमेशा सूरज बनने का मौका मिलेगा। हमें उसके रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। यामिनी ओबरॉय के चेहरे पर एक तमाचा पड़ा। सौरभ चावला ने यामिनी ओबरॉय के बाल पकड़े और उनका सिर सेलों पर पटक दिया। साली, यह मत सोचना कि मुझे नहीं पता कि तुम जानबूझकर मेरे सामने ऋत्विक ओबरॉय का अपमान कर रही हो। तुम तो बड़ी चालाक बहन हो, ऋत्विक ओबरॉय की रक्षा के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना जानती हो। लेकिन क्या ऋत्विक ओबरॉय जैसा निकम्मा तुम्हारी सुरक्षा का हकदार है? तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। यामिनी ओबरॉय ने दर्द सहा और उलझन में होने का नाटक किया। वह इन लोगों को जानती थी। अगर उसने उनके सामने ऋत्विक ओबरॉय की मदद के लिए एक शब्द भी कहने की हिम्मत की तो इन लोगों को ऋत्विक ओबरॉय की तलाश करने का और भी ज्यादा कारण मिल जाएगा। ठीक है, तुम नाटक कर रही हो, है ना? सौरभ चावला ने पुरुषों के समूह की ओर मुड़ते हुए कहा। चलो, हम सब मिलकर काम करते हैं। चलो उसके बारे में एक छोटी सी फिल्म बनाते हैं। ऋत्विक ओबरॉय मनोरंजन उद्योग में हैं, तो चलिए उनकी चचेरी बहन को भी स्क्रीन पर लाते हैं ताकि वह एक बार बड़ी स्टार बन सकें। ये सुनते ही सभी पुरुष इकट्ठा हो गए। उन्होंने यामिनी ओबरॉय को जमीन पर गिरा दिया और उन्हें बेरहमी से अपमानित करना शुरू कर दिया। यामिनी ओबरॉय चिल्लाई, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज। मैं न सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगी बल्कि तस्वीरें भी खींचूंगी और उन्हें ऋत्विक ओबरॉय को लाइव दिखाऊंगी। ये कहते हुए सौरभ चावला ने अपना फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तभी ऋत्विक ओबरॉय और सायशा देवनानी गेट पर प्रकट हुए। ऋत्विक ओबरॉय पहले से ही 1.89 मीटर लंबे थे, एक औसत आदमी से ज्यादा लंबे। इस समय वह सायशा देवनानी के शक्तिशाली आभा के साथ रोशनी के सामने आए। उस खास तौर पर बनाए गए रेड कारपेट पर चलना किसी ऊंचे सिंहासन पर बैठे राजा जैसा लग रहा था। सौरभ चावला और बाकी लोग दंग रह गए, यहाँ तक कि जमीन पर लेटी यामिनी ओबरॉय भी दंग रह गईं। हालांकि यामिनी ओबरॉय जल्दी से अपने होश में आ गईं और ऋत्विक ओबरॉय पर चिल्लाना शुरू कर दिया। ऋत्विक ओबरॉय, तुम अक्षम बेवकूफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती, यहाँ से चले जाओ। मत रुको, वे तुम्हें मार देंगे। भाई चेंग, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? तुम मेरे संदेश क्यों नहीं पढ़ते? यामिनी ओबरॉय ने एक ही समय में शाप दिया और रोया। वह ऋत्विक ओबरॉय को यहाँ नहीं देखना चाहती थी। लेकिन क्यों? भाई चेंग को यहाँ क्यों आना पड़ा? इस समय ऋत्विक ओबरॉय सायशा देवनानी की कमर के चारों ओर अपना हाथ डाले कदम से कदम मिलाकर चले। जब उसने जमीन पर दृश्य और उसके आसपास के लोगों के हाव भाव देखे तो उसे एहसास हुआ कि उसे ऋत्विक ओबरॉय के बगल में खड़ा देखकर उसने अपने होंठ चाटे और एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, ओह ऋत्विक ओबरॉय, आप मेरे लिए एक औरत लाए हैं हो? ठीक है, तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। ये कहने के बाद उस आदमी ने एक विशाल शैंपेन की बोतल उठाई और ऋत्विक ओबरॉय पर दे मारी। ऋत्विक ओबरॉय, शैंपेन की बोतल के उड़ते ही महिला की आवाज अचानक हवा में गूंज उठी। अध्याय 49 लिटिल प्रिंसेस सोयंडेरे। जिस क्षण आवाज धीमी हुई, ऋत्विक ओबरॉय ने शैंपेन की बोतल को लात मारी। विशाल शैंपेन की बोतल रास्ते से हट गई और सीधे सौरभ चावला के बगल में खड़े दुबले पतले आदमी से टकरा गई। दूसरा व्यक्ति बेहोश हो गया, मुंह से झाग निकलता हुआ जमीन पर पड़ा था, हिलने डुलने में असमर्थ था। जब यामिनी ओबरॉय ने देखा कि वह ऋत्विक ओबरॉय से निपटने जा रहा है, उसने गले लगाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी सौरभ चावला का पैर। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह ऋत्विक ओबरॉय की बेरुखी से मदद कर सकती थी। अपनी चचेरी बहन की हरकतें देखकर ऋत्विक ओबरॉय का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने पहले सायशा देवनानी को अपने पीछे से बचाया, फिर सौरभ चावला की ओर इशारा करते हुए गहरी आवाज में कहा, यामिनी ओबरॉय को छोड़ दो। सौरभ चावला ऋत्विक ओबरॉय को पीटना चाहता था, लेकिन उसने अपने ही साथियों को पीट दिया, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बहुत दुखी था। भाड़ में जाओ, चिल्लाने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और भोज में मौजूद सभी गुंडों को आगे बढ़ने का आदेश दिया।
हालांकि उसने ऋत्विक ओबरॉय की ताकत को साफ तौर पर कम करके आंका था। एक हाथ से सायशा देवनानी को बचाते हुए ऋत्विक ओबरॉय ने दूसरे हाथ से एक मुक्का मारा, जिससे वह समूह आसानी से घुटनों के बल गिर पड़ा और दर्द से कराहने लगा। सौरभ चावला का चेहरा काला पड़ गया और वह अविश्वास से भर गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऋत्विक ओबरॉय को तो निकम्मा माना जाता था, तो अब वो इतना अच्छा लड़ाकू कैसे बन गया? उसे ऐसा बनने की ट्रेनिंग किसने दी? ऋत्विक ओबरॉय ने सायशा देवनानी को एक खुली जगह पर बिठाया जहां गुंडे मौजूद नहीं थे और उनके शरीर के ऊपर से कदम रखते हुए यामिनी ओबरॉय तक पहुंच गया। ऋत्विक ओबरॉय को अपनी ओर चमकते हुए देखकर यामिनी ओबरॉय, जो इतने लंबे समय से अपनी भावनाओं को दबा रही थी, पूरी तरह से नियंत्रण खो बैठी। वो बेकाबू होकर रोने लगी और बार बार कह रही थी, भाई चेंग, भाई चेंग। लड़की के पास खुद को ढकने के लिए कोई कपड़ा नहीं था। उसके हाथ, पीठ और सभी दिखाई देने वाले हिस्से यौन शोषण के कारण चोटों से भरे हुए थे। ऋत्विक ओबरॉय गुस्से से जल रहे थे। उन्होंने अपना कोट उतारा और ध्यान से उसे यामिनी ओबरॉय के कंधों पर डाल दिया। धिक्कार है ऋत्विक ओबरॉय, मैं यही हूँ, क्या तुम मेरा अभिवादन नहीं करोगे? सौरभ चावला, जिसे पूरे समय नजरअंदाज किया गया था, अब गुस्से में था। उसने बगल से एक फल काटने वाला चाकू उठाया और ऋत्विक ओबरॉय पर वार कर दिया। भाई चेंग को और चोट मत पहुंचाओ। यामिनी ओबरॉय सहज रूप से उठ खड़ी हुई और अपने शरीर का इस्तेमाल ऋत्विक ओबरॉय को रोकने के लिए किया। ऋत्विक ओबरॉय ने तेजी से काम किया और यामिनी ओबरॉय को पकड़ लिया, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खून के निशान रह गए। लड़की रो पड़ी, उसकी आवाज बेहद दयनीय लग रही थी। ऋत्विक ओबरॉय का गुस्सा अब काबू में नहीं रहा और उसने अचानक एक उड़ती हुई किक मारी, जो सीधे सौरभ चावला के सीने में लगी। उसने उस व्यक्ति को एक ही लात से पूल में धकेल दिया। फिर उसने यामिनी ओबरॉय को सायशा देवनानी को संभालने के लिए सौंप दिया, सीधे पूल में कूद गया और सौरभ चावला को पकड़ लिया। के बाल खींचे, उसका सिर नीचे दबाया और उसे लगातार पानी पिलाया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं, जिससे पता चल रहा था कि वह कितना क्रोधित था। कोई सौरभ चावला की मदद के लिए पानी में कूदा, लेकिन ऋत्विक ओबरॉय ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। पानी में ऋत्विक ओबरॉय को कोई बाधा नहीं दिख रही थी और उसने अपने सभी कौशल पूरी तरह से उजागर कर दिए थे। उनकी हर चाल इतनी तेज और निर्दयी थी जैसे कोई राक्षस नरक से रेंगकर बाहर आ रहा हो। वे लोग ऋत्विक ओबरॉय को नहीं जानते थे और वे सभी हक्के बक्के और डरे हुए थे। यहाँ तक कि यामिनी ओबरॉय भी चौंक गईं। उसका भाई चेंग, जिसे वह हमेशा कमजोर समझती थी, इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? जैसे ही ऋत्विक ओबरॉय सौरभ चावला को मारने वाला था, एक महिला अचानक दूसरी तरफ से चिल्लाई, ऋत्विक ओबरॉय, रुको, हमने पहले ही पुलिस को बुला लिया है। ये सौरभ चावला की बड़ी बहन सोनाली चावला थी जिन्होंने बात की। वह असल में ये देखने आई थी कि उसका छोटा भाई आज कितना अस्त व्यस्त था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अंदर आते ही ऋत्विक ओबरॉय किसी को पीटते हुए मिल जाएगा। बिना कोई सवाल किए उसने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। हत्या एक अपराध है, आज तुम बच नहीं पाओगे, सोनाली चावला धमकी देती रही। ऋत्विक ओबरॉय तुरंत नहीं रुके, बल्कि सौरभ चावला से निपटते रहे। वह अपनी हद जानते हैं और लोगों को चोट पहुंचाए बिना खेलना जानते हैं। हालांकि यामिनी ओबरॉय का शरीर कांप रहा था। उन्होंने सायशा देवनानी का हाथ पकड़ लिया और भारी आवाज में बोली, बहन, मेरे चचेरे भाई को रोक लो। वो सोनाली चावला बहुत डरावनी है। वो बहुत सारे वकीलों को जानती है और उसे मार डालेगी। हालांकि सायशा देवनानी ने बस सोनाली चावला को ठंडेपन से देखा, अपनी बाहें क्रॉस की और बड़े ही दबंग अंदाज में बोली, मामूली चावला परिवार की हिम्मत है ऋत्विक ओबरॉय को चुनौती देने की। वो अपने आदमी की रक्षा करेगी। अगर सोनाली चावला सचमुच ऋत्विक ओबरॉय को परेशान करने की हिम्मत रखती है, तो उसे पूरे चावला परिवार का कत्ल करने से भी कोई गुरेज नहीं होगा। यामिनी ओबरॉय ने सायशा देवनानी को इस हालत में देखा तो उनकी सांसें अटक गईं। साथ ही वह सायशा देवनानी की प्रोफाइल को घूरती रही, उनका सिर चकरा रहा था और धड़कने लगी। कितनी अजीब बात है, इस महिला की प्रोफाइल इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है, मानो उन्होंने इसे बहुत पहले देखा हो। हालांकि यामिनी ओबरॉय को आगे सोचने का समय नहीं मिला, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने बाहर पुलिस के सायरन की आवाज सुनी होगी। जैसे ऋत्विक ओबरॉय ने सौरभ चावला को हटा दिया, पानी में हाथ डालते ही अंकल हेट अंदर आ गए। टोपी पहने अंकलों को इतनी जल्दी आते देख ऋत्विक ओबरॉय की भौहें तन गईं। लगता है आगे कोई मुसीबत आने वाली है। वह फिर से इतना बड़ा बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहता था, लेकिन इस बार उसे उस व्यक्ति से किया वादा तोड़ना पड़ा। गेट के बाहर पार्किंग। नन्ही लाडो ने कार की खिड़की से अपना चेहरा सटाया और देखा कि टोपी पहने कई आदमी अंदर आ रहे हैं। वह तुरंत चिंतित हो गई, क्या बदमाश हमारे पिताजी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बुला रहे हैं? रोहान देवनानी बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, बल्कि उसने नन्ही लाडो का सिर सहलाया और कहा, पफ, तुम किस बात की चिंता कर रही हो? अंकल हेड को भी तुम्हारी माँ का कुछ सम्मान करना चाहिए, उस शैतान औरत का।
चिंता मत करो, चिंता मत करो, कोई तुम्हारे पिताजी को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता। नन्ही लाडो ने अपनी बहनों की तरफ देखा और फिर भी उसे लगा कि इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। नन्ही चेरी जल्दी में थी, उसने पहले ही अपना फोन निकालकर कॉल कर दिया था। दादाजी गोंग, मैं हूँ, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। लिटिल चेरी की आवाज़ सुनकर सामने वाला तुरंत हंस पड़ा। ठीक है, आपको जितने भी लोगों की ज़रूरत हो दादाजी अभी आपके लिए इंतज़ाम कर देंगे। 1000 लोग, 2 हेलीकॉप्टर और शायद कुछ भारी हथियार, लिटिल चेरी ने अपनी बचकानी आवाज़ में कहा। गिरीश गर्ग एक पल के लिए चौंक गए, फिर हंसे और बोले, जानू, आपको अचानक इतने लोगों की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्योंकि हमें डर था कि हमारे पिताजी को धमकाया जाएगा, इसलिए हमने और लोगों को काम पर रखा। लिटिल चेरी ने मासूमियत से कहा। लेकिन गिरीश गर्ग ने सोचा, छोटी प्यारी, तुम्हारी मारक क्षमता एक पूरे परिवार को मिट्टी में मिलाने के लिए काफ़ी है। लगता है कोई सचमुच अंधा है और उसने इस शैतान को भड़का दिया है। पुलिस स्टेशन। ऋत्विक ओबरॉय को पूछताछ कक्ष में ले जाया गया। चावला परिवार का अभी भी राजनीतिक हलकों में काफ़ी प्रभाव है और सौरभ चावला का हाथ सचमुच टूट गया था। इसलिए हत्यारे के रूप में ऋत्विक ओबरॉय को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के प्रभारी जूनियर पुलिस अधिकारी जितेंद्र यादव ने कहा, ऋत्विक ओबरॉय, तुम्हारा आपराधिक रिकॉर्ड है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम ईमानदार रहो और जल्दी से अपना अपराध कबूल कर लो। ऋत्विक ओबरॉय के हाव भाव लगभग अपरिवर्तित रहे। उन्होंने बस इतना कहा, पहले चावला परिवार की जांच करो। उस सौरभ चावला, जिसने एक लड़की से छेड़छाड़ की, को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जितेंद्र यादव ने गंभीरता से कहा, वहां सब कह रहे हैं कि वे एक जोड़े हैं, वे बस खेल रहे हैं। ऋत्विक ओबरॉय को देख रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हें उनसे सीधे नहीं भिड़ना चाहिए। पहले उनसे माफी मांग लो और चलो इसे अकेले में सुलझा लेते हैं। तुम्हें पता नहीं, लेकिन सौरभ चावला जल्द ही राघवन परिवार का दामाद बनने वाला है। अगर उसने तुमसे निपटने के लिए कोई कानूनी टीम भेजी तो तुम्हारा भविष्य पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। जैसे ही ऋत्विक ओबरॉय जवाब देने ही वाले थे, अचानक बाहर से एक दहाड़ सुनाई दी। अध्याय 50। जिस आदमी को उसकी बेटी ने चुना है वह जरूर कोई असाधारण व्यक्ति होगा। तुम निकम्मे जानवर हो जो सब कुछ बर्बाद कर सकता है। यह महेंद्र ओबरॉय है। वह वापस इसलिए आया क्योंकि जन्मदिन की पार्टी में किसी ने पराग वालिया को बुलाया था। पराग वालिया सोनाली चावला के गुस्से को जानता था, इसलिए वह आग में घी डालने के लिए महेंद्र ओबरॉय को बुला लाया। उसका मानना था कि अगर आज वे मामले को अच्छी तरह से संभाल लेते तो ऋत्विक ओबरॉय फिर भी जेल में पहुंच जाता। पिताजी, कृपया नाराज न हों। पराग वालिया ने महेंद्र ओबरॉय का हाथ थामा, फिर दरवाजे पर खड़े पुलिस वालों की तरफ देखा और विनम्रता से कहा, माफ करना, मेरे पापा मेरे छोटे भाई को लेकर बहुत परेशान हैं। तुम्हें पता नहीं, मेरा भाई हमेशा लापरवाही से काम करता है, जिससे हमारा पूरा परिवार परेशान रहता है। बोलते हुए उसने जानबूझकर आह भी भरी, अपराधबोध का नाटक करते हुए, उसका बड़ा भाई होने के नाते। मेरी भी गलती है, मुझे उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था। अगर मैंने उसे इन चीजों से निपटने में मदद करना बंद न किया होता तो बात इतनी बिगड़ती ही नहीं। ये सुनकर महेंद्र ओबरॉय को पराग वालिया पर और भी तरस आया। तुम हमेशा उसकी गलतियों का इल्जाम अपने सिर ले लेते हो। आह, तुम अब भी बहुत दयालु हो। कुछ भी हो, ऋत्विक ओबरॉय तो पापा का बेटा ही है। मैं पापा के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता। पराग वालिया ने आह भरी। काश वो मेरा बेटा न होता। महेंद्र ओबरॉय ने पूछताछ कक्ष का दरवाजा खोलते हुए कहा। वहां खड़े होकर उसने देखा कि ऋत्विक ओबरॉय एक कुर्सी पर हाथ रखे आलस से बैठा है। ऋत्विक ओबरॉय के सामने आते ही वह गुस्से से भर गया और दांत पीसते हुए गालियां देने लगा। अरे बेऔलाद बेटा, इधर आओ। तेरे पापा यहीं हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई वहां बैठने की? ऋत्विक ओबरॉय ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए उसके कान खुजाए। ओह मिस्टर ओबरॉय, क्या आपको कुछ चाहिए? उसे देखो, उसका रवैया देखो। मैंने उसे कितनी लाड़ प्यार और मेहनत से पाला है और वह ऐसा ही इंसान है। महेंद्र ओबरॉय फिर पुलिस वालों की ओर मुड़े और बोले, जाओ चावला परिवार से कह दो कि ओबरॉय परिवार उसकी रक्षा नहीं करेगा, उसे सीधे जेल भेज दो। ये सुनकर जितेंद्र यादव थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने जल्दी से ऋत्विक ओबरॉय की तरफ देखा और फुसफुसाया, तुम्हारे पिता यहाँ तुम्हारी मदद करने नहीं बल्कि तुम्हें जेल भेजने आए हैं। कैसा पिता ऐसा करता है? ऋत्विक ओबरॉय ने उनकी तरफ देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, सुना नहीं? पराग वालिया उन्हें पापा कह रहे थे। 5 सालों से उन्होंने उन्हें माँ पापा कहना लगभग बंद कर दिया है। ओबरॉय परिवार का उनके लिए बहुत समय तक कोई मतलब नहीं था। अगर वो बुजुर्ग और यामिनी ओबरॉय न होते तो वो उनसे कब का नाता तोड़ चुके होते। ओह, सब यहाँ हैं। तभी सोनाली चावला वहां आईं। सोनाली चावला के बगल में चावला परिवार की कुलमाता बैठी थीं। बूढ़ी मैडम सौंग अपने पोते से बेइंतहा प्यार करती हैं। हालांकि सौरभ चावला की चोट जानलेवा नहीं है, फिर भी वो ऋत्विक ओबरॉय को मरते देखना चाहती हैं। मेरा पोता लगभग मर ही गया है और तुम अभी भी यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हो।
बूढ़ी मैडम सॉन्ग ने महेंद्र ओबरॉय को घूरते हुए कहा। महेंद्र ओबरॉय जानते थे कि वह बूढ़ी मैडम सॉन्ग को नाराज नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, झुककर और हाथ जोड़कर कहा, मैडम शांत हो जाए। ऋत्विक ओबरॉय का अब हमारे ओबरॉय परिवार से कोई लेना देना नहीं है। चिंता मत कीजिए, हम अपने पारिवारिक रिश्तों को दरकिनार करके उसे जेल भेज देंगे। ये सुनकर मैडम सॉन्ग ने अनिच्छा से सिर हिलाया। यामिनी ओबरॉय का क्या? मैंने सुना है कि उस कुतिया ने अभी अभी ऋत्विक ओबरॉय के पक्ष में गवाही दी है। आपके ओबरॉय परिवार से भी निपटना होगा। मैडम कृपया मुझे बताइए, आप इससे कैसे निपटना चाहती हैं? महेंद्र ओबरॉय को यामिनी ओबरॉय और बाकियों की जान की जरा भी परवाह नहीं थी। अब वह बस इतनी सी बात थी कि इतनी ताकतवर हस्ती को भड़काने से बचना चाहता था। बूढ़ी मैडम सॉन्ग ने सोनाली चावला की तरफ देखा, उनकी आंखों में द्वेष की झलक थी और इत्मीनान से बोली, तो बस हो गया। ऋत्विक ओबरॉय की हत्या की कोशिश नाकाम हो गई। मैं इंस्पेक्टर जिन को थोड़ी देर में बुलाऊंगी और उसे आधी जिंदगी जेल में गुजार दूंगी। जहां तक यामिनी ओबरॉय नाम की उस छोटी कुतिया की बात है जो बेशर्मी से वेश्यावृत्ति करती है और मेरे पोते से पैसे ऐंठने की कोशिश करती है, उसे भी जेल भेज देना चाहिए। ये कहते हुए मैडम सॉन्ग को सायशा देवनानी का ख्याल आया, जिसका जिक्र उन्होंने पहले बाहर किया था। हालांकि वे लोग सायशा देवनानी का नाम नहीं जानते थे, लेकिन वे सभी उसे खूबसूरत समझते थे और उस समय सौरभ चावला भी उसमें रुचि रखते थे। तो मैडम सॉन्ग ने कहा, और वह छोटी कुतिया जो ऋत्विक ओबरॉय के साथ आई थी, उसने तो मानो खुद को मेरे पोते को मुफ्त में दे दिया। हमारा चावला परिवार उसे थोड़ी देर में वापस ले जाएगा। ऋत्विक ओबरॉय गुस्से से हंस पड़े। अभी तो उन्होंने उनसे पूछताछ भी पूरी नहीं की थी और बूढ़ी मैडम सॉन्ग ने उनके लिए पहले से ही सब कुछ स्पष्ट रूप से व्यवस्थित कर दिया था। उसे अपमानित करना एक बात है, लेकिन ये कहने की हिम्मत की सायशा देवनानी और यामिनी ओबरॉय वेश्याएं हैं। हमारे अपराध को साबित करने के लिए आपके पास कोई सबूत नहीं है और आपको हमें जज करने का कोई अधिकार नहीं है। ऋत्विक ओबरॉय ने शांति और सम्मान से कहा। महेंद्र ओबरॉय ने उसे घूरते हुए कहा, चुप रहो वरना मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। मैडम सॉन्ग गुस्से से भड़क उठी। ठीक है, तुमने मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत की। यानरान माहिर राघवन को अभी यहाँ ले आओ। चूंकि वह मौत को दावत दे रहा है, इस बार मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह जीवन भर जेल से बाहर न आए। माहिर राघवन का नाम सुनते ही सभी दंग रह गए। युवा पुलिस अधिकारी जितेंद्र यादव ने और भी अधिक चिंता के साथ ऋत्विक ओबरॉय से कहा, अब तुम्हारा अंत हो गया। माहिर राघवन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर वह आ गया तो राजधानी की सबसे अमीर महिला सायशा देवनानी जैसी किसी को भी उसके सामने झुकना पड़ेगा। आपको बूढ़ी मैडम सॉन्ग से माफी मांगनी चाहिए और पहले अकेले में मामला सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि बात बिगड़े नहीं। ऋत्विक ओबरॉय ने आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। माहिर राघवन, नाम जाना पहचाना सा लगा। उनकी प्रतिक्रिया देखकर बूढ़ी मैडम सॉन्ग आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराई, अब डर गए हो ना? बहुत देर हो गई, मैं तुम्हें एक भयानक मौत मरवाऊंगी। सोनाली चावला ने भी गर्व से ऋत्विक ओबरॉय को देखा और बेहद तिरस्कार से हंसी। चेहरे के अलावा वो किसी काम का नहीं है। कमीने, मेरे भाई को धमकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इसी के लिए कह रहे हो? बाहर मैडम सॉन्ग द्वारा माहिर राघवन को बुलाने की खबर मुख्य हॉल तक पहुंच चुकी थी। सायशा देवनानी, यामिनी ओबरॉय और बाकी लोगों ने ये सुना। सौरभ चावला के साथी बेहद आत्मसंतुष्ट थे। सभी सायशा देवनानी को बुरी नजर से देख रहे थे। औरत, तुमने गलत आदमी चुन लिया। हा हा हा, अब तो मेरी वफादारी कर ही लो। इधर आओ, पहले तुम्हें एक चुंबन और एक आलिंगन देते हैं। शायद थोड़ी देर में मैं तुम्हारी रक्षा कर दूंगी। उस बेवकूफ ऋत्विक ओबरॉय ने खुद को ज्यादा आंकते हुए सौरभ चावला से पंगा लेने की हिम्मत की। वो मौत को दावत दे रहा है। यामिनी ओबरॉय के आंसू गिरते रहे और वो अफसोस से बोली, मुझे आज भाई चेंग से नहीं मिलना चाहिए था और मुझे उसे सौरभ चावला के चक्कर में नहीं पड़ने देना चाहिए था। भाई चेंग को मैंने ही बर्बाद किया है। सायशा देवनानी के चेहरे के भाव भी अच्छे नहीं थे। वो माहिर राघवन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, लेकिन ऋत्विक ओबरॉय उसका आदमी है और वह कभी किसी को उसे नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देगी। चाहे पूरा देवनानी परिवार ही क्यों न चला जाए, इस बार वह ऋत्विक ओबरॉय के लिए खड़ी होगी। सोच विचार के बाद सायशा देवनानी ने दादाजी लियू को एक संदेश भेजा। ये संदेश देखते ही ओल्ड मास्टर लियू, जो अपने दामाद को लाड़ प्यार करना सीख रहे थे, तुरंत चिल्लाए, कक्षा से बाहर निकलो, बर्खास्त। और फिर पूरे देवनानी परिवार को संबोधित करते हुए शीक्सी के आदमी को सोंग और मुरोंग परिवारों ने धमकाया है। देवनानी परिवार में सभी से कहो कि वे अपने हथियार उठाएं और आज रात उन दरिंदों से लड़ें। उनकी बेटी ने जिस आदमी को चुना है वह जरूर कोई असाधारण व्यक्ति होगा। किसी की हिम्मत कैसे हुई उससे पंगा लेने की? हम सचमुच मुश्किल में पड़ गए हैं। पूछताछ कक्ष में महेंद्र ओबरॉय ने सोनाली चावला की चापलूसी शुरू कर दी थी। सोनाली चावला ने ऋत्विक ओबरॉय को उत्तेजक नजरों से देखा और जानबूझकर शेखी बघारी, भले ही हमारा परिवार देवनानी परिवार जितना अमीर न हो, पर हमारे मजबूत रिश्ते हैं।
तुम मेरे भाई को बेवकूफ़ों की तरह धमका रहे हो, और अगर सायशा देवनानी भी तुम्हारी मदद करने आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पराग वालिया शायद ऋत्विक ओबरॉय को और भी ज्यादा तकलीफ में देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर पूछा, मिस सॉन्ग, क्या इसका मतलब यह है कि राघवन परिवार पर कोई लगाम नहीं लगा सकता? अच्छे मूड में सोनाली चावला ने उदारता से कहा, ऐसा नहीं है कि कोई है ही नहीं। माहिर राघवन का एक मालिक है और राघवन परिवार में सबको उसके आगे झुकना पड़ता है। हा हा हा, ऋत्विक ओबरॉय, सुना, जल्दी करो और माहिर राघवन के मालिक को ढूंढो, शायद तुम बच जाओ। इतना कहने के बाद पराग वालिया ने फिर से अपराधबोध का नाटक करते हुए सिर हिलाया और कहा, देखो, मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? तुम तो अभी पुलिस स्टेशन से बाहर भी नहीं निकल सकते, माहिर राघवन के मालिक को कैसे ढूंढोगे? ऋत्विक ओबरॉय ने उनकी बात अनसुनी कर दी। बस इतना ही देखा कि उसका फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज आया, मालिक, मैं 10 मिनट में राजधानी पहुंच रहा हूं। क्या मैं आज रात आपको एक ड्रिंक पिला दूं? देखिए भाइयों, मैं इतनी मेहनत से आपके लिए मज़ेदार और शानदार एपिसोड बनाता हूं, लेकिन जब आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो एपिसोड डालने में वो मज़ा नहीं आता है। फोल्डेड हैंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही ज़बरदस्त कंटेंट लाता रहूं तो प्लीज़ अभी नीचे जाए और वो सब्सक्राइब का बटन दबाकर मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद।